ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसका किसी भी व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। ये कहानी सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन और समाज में जागरूकता फैलाने के लिए बनाई गई है। शादी एक इश्क की शुरुआत का आज हम देख रहे हैं एपिसोड नंबर 36। इससे पहले के सारे एपिसोड्स मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिए हैं, तो जिसने अभी तक नहीं सुने हैं पहले उनको सुन ले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये नया एपिसोड। रूमानी कॉफ़ी शॉप पर बैठी थी। उसके सामने एक लड़का बैठा था। वो लड़का रूमानी के चेहरे में खोए हुए कहता है, आपके चेहरे को देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि आपका कोई हमसफ़र है। रूमानी कॉफ़ी की एक सिप लेते हुए, हो भी नहीं सकता। हमें इन सब चीज़ों में बिल्कुल विश्वास नहीं और ना ही दिलचस्पी है। दिलचस्पी है तो अकेले और परिवार के साथ ज़िंदगी जीने में। ये बोलते हुए रूमानी मुस्कुरा देती है। वो लड़का भी मुस्कुराते हुए, आपकी यही बात हमें बहुत पसंद आई। वैसे मुझे शादी की कोई जल्दबाजी नहीं है। हम एक दूसरे को जान ले, पहचान ले, उसके बाद शादी के बारे में सोचेंगे। रूमानी सामने देखती है और बस हल्का मुस्कुराते हुए कहती है, ओके पीयूष मिश्रा। पीयूष भी मुस्कुराते हुए बस रूमानी के चेहरे को देखकर कॉफ़ी पीता है। कॉफ़ी खत्म होते ही पीयूष कहता है, आपका नाम रूमानी सिंघानिया कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो जाएगा। क्या मैं आपको अनी बुला सकता हूँ? रूमानी कॉफ़ी कप को टेबल पर रखकर, जैसा आपको पसंद आए। वैसे आप हमें बुला सकते हैं। खैर, हमें एक जगह बैठने की आदत नहीं, चलिए कहीं चलते हैं। इतना बोलते ही रूमानी उठकर खड़ी हो जाती है। पीयूष उठकर रूमानी के साथ कार में बैठ जाता है। रूमानी कार में गाना चलाकर पीयूष को देखकर कहती है, तो कैसा गाना पसंद है आपको? पीयूष मुस्कुराते हुए, एक्चुअली हमें गाना नहीं पसंद, लेकिन आपके लिए मैं गाना सुनना भी सीख लूँगा। रूमानी गाने को बंद करके, ओह, तो मेरे वुड बी हस्बैंड अभी से कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। नाइस। बोलते हुए रूमानी हंसने लगती है। वहीं पीयूष बस रूमानी के हंसते हुए चेहरे में खो जाता है। दोनों फ्लावर गार्डन में पहुंचते हैं। पीयूष रूमानी को देखते हुए कदम पीछे करते हुए उसके साथ चल रहा था। वहीं रूमानी भी पीयूष के साथ बातें कर रही थी। दोनों बहुत अच्छे से हंसते हुए बातें कर रहे थे। वैसे तो रूमानी पीयूष को जानती नहीं थी, लेकिन पीयूष के हर एक मूव को देखकर वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो चुकी थी। पीयूष जब से उससे बातें कर रहा था काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट से कर रहा था। दोनों बात करते हुए चल ही रहे थे, तभी रूपानी अचानक पत्थर से टकरा जाती है तो वो लड़खड़ाते हुए पीयूष के ऊपर गिर जाती है। अचानक ऐसा होने से पीयूष भी खुद को संभाल नहीं पाता, जिससे दोनों नीचे गिर जाते हैं। पोजीशन दोनों की ऐसी थी कि पीयूष लेटा था और रूहानी उसके ऊपर थी। रूमानी सिर उठाकर पीयूष को देखती है, फिर अचानक ही हंसने लगती है। पीयूष भी रूमानी को देख हंसने लगता है। पीयूष रूमानी के चेहरे के ढकते बालों को साइड करते हुए कहता है, सच में अनी, आप बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। मैं आपसे मिलने के बाद से बहुत नर्वस था, लेकिन आपसे मिलकर ऐसा लग रहा है जैसे हम पहली बार नहीं, पता नहीं कब से एक दूसरे को जानते हैं। ये सुनकर रूमानी बस पीयूष को देखती रहती है। पीयूष धीरे से रूमानी को अपने ऊपर से उठाता है। दोनों अब बैठ जाते हैं। काफ़ी देर तक दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। फिर पीयूष रूमानी को सिंघानिया विला छोड़ देता है। इधर लंदन में रात हो चुकी थी। सौरभ गार्डन में खड़ा आदित्य और काव्या से बात कर रहा था। उधर से काव्या कहती है, आप कब यहाँ आने वाले हैं? आपको पता है हम आपको कितना मिस कर रहे हैं। सौरभ हंसते हुए जवाब देता है, बस भाभी, कुछ दिन और इंतज़ार कर लीजिए। कुछ देर तक दोनों के बीच ऐसे ही बात होती है। फिर सौरभ कॉल कट करके मुड़ता है तो उसे सुमन दिखती है, जो एकटक उसको ही देख रही थी। सौरभ उसे इग्नोर करके जाने लगता है तो सुमन जल्दी से उसके आगे खड़ी हो जाती है। सौरभ सुमन को घूरता है। सुमन कहती है, तुम्हें आखिर उस लड़की में ऐसा क्या पसंद आ गया जो मुझसे नजरें तक नहीं मिलाते? सौरभ, वो लड़की अपने पहले आशिक से ही प्यार करती है। उसने तुमसे इसलिए शादी की क्योंकि उसे अपने बच्चे को बाप का नाम देना था। 1 साल होने वाला है तुम्हारी शादी को, लेकिन क्या आज तक उसने तुम्हें अपने करीब आने दिया? नहीं ना, क्योंकि वो तुमसे नहीं, उससे प्यार करती है जिसका वो बच्चा है। ये सब सुनकर सौरभ के हाथों की मुट्ठियां कस जाती हैं, लेकिन वो खुद को कंट्रोल करके सुमन को बिना जवाब दिए आगे बढ़ जाता है। सुमन चिल्लाकर कहती है, सौरभ, तुमने भले ही उसे अपनी पत्नी बना लिया हो, लेकिन वो तुम्हें पति होने का हक बिल्कुल नहीं देगी। सौरभ वहाँ से चला जाता है। सुमन सौरभ की ओर देखते हुए अजीब तरह से मुस्कुराते हुए कहती है, तुम दोनों के बीच में दीवार खड़ी करके रहूंगी, जिसकी शुरुआत होगी आज से। सौरभ सुमन की बातों को सोचते हुए कमरे में जाता है। वहाँ रुखसार शौर्य को सुला रही थी। वैसे तो शौर्य सो चुका था।
वो तुम्हें पति होने का हक बिल्कुल नहीं देगी। ये आवाज़ सौरभ के कानों में बार बार गूंज रही थी। चाहे जो भी हो, लेकिन सौरभ सुमन की बात से इफेक्ट हो चुका था। सौरभ रुखसार के पास जाकर बैठ जाता है। रुखसार का ध्यान अब सौरभ पर चला जाता है। रुखसार सौरभ की आंखों में बेचैनी देखकर पूछती है, क्या हुआ? आप इतना परेशान क्यों हैं? सौरभ कुछ देर तक रुखसार को देखता है, फिर नाम में सिर हिला देता है। सौरभ और बेड पर लेट जाता है। रुखसार भी सौरभ के बगल में लेट जाती है। सौरभ कुछ देर तक सीलिंग को देखता है, फिर रुखसार की कमर पर हाथ रखकर उसे करीब खींच लेता है। रुखसार की धड़कनें अचानक बढ़ जाती हैं। रुखसार कुछ सोचती उससे पहले ही सौरभ रुखसार के होंठों पर अपने होंठ रख देता है। रुखसार अपनी आंखें बंद करके सौरभ की शर्ट को टाइटली पकड़ लेती है। सौरभ पैशनेटली रुखसार को किस करने लगता है। उसके हाथ रुखसार की कमर पर चल रहे थे। 20 मिनट बाद सौरभ रुखसार के होंठों को छोड़कर रुखसार को देखने लगता है। रुखसार के चेहरे पर शर्म की लाली आ चुकी थी। सौरभ रुखसार की आंखों में एकटक देखते हुए कहता है, रुखसा, मैंने तुम्हें रस्मों से तो अपना बना लिया, लेकिन आज मैं तुम्हें अपने तन, अपने जिस्म से अपना बनाना चाहता हूँ। ये सुनकर रुखसार के चेहरे पर हल्की परेशानी के भाव दिखने लगे। वो रुक रुक कर कहती है, सौरभ, वो मेरा मतलब है कि आज नहीं। रुखसार के जवाब से जैसे सौरभ को सुमन की बात सच्ची लगने लगती है कि कहीं रुखसार मानव से ही तो अब तक प्यार नहीं करती। वहीं रुखसार सौरभ की आंखों में एकटक देख रही थी। कुछ देर बाद सौरभ रुखसार की कमर से हाथ हटाकर करवट बदलकर रुखसार से पीट करके लेट जाता है। रुखसार को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो सौरभ को पीछे से हक कर लेती है। सौरभ उसके हाथों को खुद से हटाकर कहता है, प्लीज़ रुखसा, मुझे बहुत नींद आ रही है, सोने दो। रुखसार मायूसी से सौरभ की पीठ को देखते हुए मन में, आई एम सॉरी सौरभ, कितने महीनों बाद आपने मुझसे कुछ मांगा, लेकिन मैं वो भी ना दे सकी। आखिर मैं कैसे बताऊं कि मैं आज संबंध नहीं बना सकती क्योंकि मेरे पीरियड्स चल रहे हैं। कुछ देर बाद रुखसार भी अपनी आंखें बंद कर लेती है। वहीं सौरभ की आंखें बिल्कुल बंद नहीं थी। वो तो बस सुमन की बातों में उलझा हुआ था। बैंकॉक। स्वरा बेड पर बैठी थी। भैरव ने कल जब से स्वरा को वापस लाया था तब से स्वरा के दुखों की लहर थी। भैरव कमरे में खाना लेकर आता है और स्वरा के पास बैठकर उसे खिलाने लगता है। स्वरा भी चुपचाप खाने लगती है। भैरव कुछ पल स्वरा के चेहरे को देखता है, फिर कहता है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता सोना, इसीलिए मुझसे दूर जाने के बारे में सोचना भी मत। स्वरा सिर झुका लेती है। भैरव वहाँ से चला जाता है। स्वरा अब भी सिर झुकाए हुए थी, तभी उसे अपने पास किसी के होने का एहसास होता है। स्वरा सिर उठाकर देखती है तो हैरान रह जाती है। उसकी आंखों के सामने रूहान खड़ा था। स्वरा जल्दी से उठकर दरवाजे की ओर जाकर बंद करती है और हड़बड़ाते हुए कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रूहान बिंदास स्वरा का हाथ पकड़कर खींचकर गाना गाने लगता है। तुम जहाँ मैं वहाँ, मैं अगर कहूँ हम सफ़र मेरी, अप्सरा हो तुम या कोई परी, तारीफ ये भी तो सच है कुछ भी नहीं। गाते हुए रूहान स्वरा को गोल गोल घुमाता है और अचानक से खींचकर उसकी कमर पर हाथ रखकर एक हाथ अपने हाथ में पकड़कर डांस करने लगता है। वहीं स्वरा रूहान को ऐसे देख हैरान भी थी और मुस्कुरा भी रही थी। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ। किसी ज़बान में वो लफ्ज़ ही नहीं कि जिनमें तुम हो क्या तुम्हें मैं बता सकूँ। मैं अगर कहूँ तुम सा हंसी कायनात में नहीं है कहीं, तारीफ ये भी तो सच है कुछ भी नहीं। गाते हुए रूहान स्वरा के गाल पर किस करके कहता है, तुम जहाँ मैं वहाँ सोना, तुमसे मिलने से मुझे कोई रोक नहीं सकता। स्वरा मुस्कुराते हुए रूहान के गले में अपने हाथ लपेट कर कहती है, मिस्टर हैंडसम, तुम्हारा रोमांटिक अंदाज बहुत पसंद आया मुझे। वैसे मेरे हस्बैंड में और कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं? रूहान स्वरा की कमर को पकड़कर और करीब खींच लेता है, जिससे दोनों के होंठ बहुत करीब आ जाते हैं। स्वरा की धड़कनें अचानक ही बढ़ जाती हैं। रूहान स्वरा की आंखों में देखते हुए कहता है, बस सोना, तुम मेरे साथ चलो, फिर तुम्हें रूहान सिंघानिया की सारी क्वालिटीज़ दिखा दूंगा। इतना बोलते ही रूहान स्वरा के होंठों को हल्का छूकर पीछे हट जाता है। स्वरा कुछ देर तक रूहान की आंखों में देखती रहती है, फिर जैसे उससे कुछ याद आता है वो तुरंत रूहान से दूर होकर परेशानी से, लेकिन तुम यहाँ आई कैसे? चाहे जैसे भी आए हो, अब तुम जाओ यहाँ से। रूहान बेड पर आराम से लेटकर, मैं कहीं नहीं जाने वाला, वैसे भी मुझे बहुत नींद आ रही है। स्वरा रूहान के सामने खड़ी होकर, नहीं, तुम यहाँ नहीं सो सकते, अगर भैया को पता चला तो वो तुम्हें मार डालेंगे। रूहान स्वरा का हाथ पकड़कर खींच लेता है, जिससे स्वरा उसके ऊपर गिर जाती है। रूहान स्वरा के बालों को साइड करते हुए,
मैं तुम्हारे लिए मरने के लिए भी तैयार हूँ, अब चुपचाप मुझे सोने दो। इतना बोलते ही रोहान आंखें बंद कर लेता है, सरा मासूम सा चेहरा बनाकर। प्लीज़ मिस्टर हैंडसम, यहाँ से चले जाओ। रोहान आंखें खोलकर सरा के मासूम चेहरे को देखकर गाल को खींचते हुए, प्लीज़ मिसेस वाइफी, मुझे सोने दो ना। इतने दिनों से मेरी रातों की नींद हराम करके रखी थी तुमने, अब जब सामने हो तो मुझे भगाकर फिर सोने नहीं दे रही। सरा धीरे से, अगर भैया को पता चला तो। रोहान सरा को अपने ऊपर से हटाकर साइड में लिटाकर अपना चेहरा उसकी गर्दन में छुपा लेता है। रोहान अब बिल्कुल शांत था। सरा डर तो रही थी, लेकिन रोहान के करीब होने से उसे बहुत सुकून मिल रहा था। सरा रोहान के बालों में अपने हाथ को फेरने लगती है। रोहान सरा की कमर को अब तक पकड़े हुए था। दोनों एक दूसरे से लिपटे हुए थे। इधर भैरव एक कमरे में था जिसके चारों ओर दीवारों पर सरा की तस्वीर थी। एक भी ऐसी जगह नहीं थी जहाँ सरा की तस्वीर ना हो। भैरव चेयर पर बैठा था। उसके सामने उसके पूरे विला की सीसीटीवी दिख रही थी। भैरव की नज़र बस एक कंप्यूटर पर थी, वो था सरा का कमरा। भैरव के हाथों में एक पेन था और वो उसमें कुछ लिख रहा था। भैरव पेपर पर लिखते हुए, ऐसा दीवाना तुमने मुझे बना दिया है कि मैं तुम्हें देखे बिना रह ही नहीं सकता। मैं चाहूँ तो अपनी हदें पार करके हमारे रिश्ते को ठुकरा कर अपना बना लूँगा, लेकिन तुम हमारे रिश्ते को बहुत अहमियत देती हो सोना। बोलते हुए भैरव अपना हाथ रोककर स्क्रीन की ओर देखता है। सरा की एक वीडियो दिख रही थी जहां वो गार्डन में बच्चों के साथ खेलते हुए हंस रही थी। भैरव स्क्रीन को छूते हुए, तुम्हारी खुशी को अगर किसी ने छीनने की कोशिश की तो मैं उसकी सांसें छीन लूँगा, चाहे तुम्हारी खुशियों को छीनने वाला मैं खुद ही क्यों ना हूँ। इतना बोलते ही भैरव चाकू उठाकर अपने सीने में चलाने लगता है। भैरव सरा के बेडरूम की स्क्रीन की ओर देखकर, जीते जी तो मैं तुम्हें किसी और का बिल्कुल नहीं होने दूंगा, लेकिन तुम्हारे दर्दों को भी मैं नहीं देख सकता। मेरा पागलपन तुम्हें मेरी कैद से कभी आज़ाद होने नहीं देगा। पागलपन को ख़त्म करने का बस एक ही रास्ता है। इतना बोलते ही भैरव अपने सीने में चाकू घुसा देता है। खून बहते हुए निकलने लगता है। भैरव अपना खून हाथ से सरा की फ़ोटो को छूते हुए, तुम्हारी खुशियों के लिए मेरी जान भी कुर्बान है सोना। बस तुम्हें खुशी देने की चाह है जो मैं जीते जी नहीं कर पाऊँगा। मैं तुम्हें किसी और का होते हुए नहीं देख सकता। मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, पर जब मैं ही नहीं रहूं तो तुम्हारी खुशी की रुकावट ही खत्म हो जाएगी। बोलते हुए भैरव चाकू निकालकर फिर एक बार अपने सीने में घुसा देता है। खून बहने की गति तेज हो जाती है। भैरव चेयर से लड़खड़ाते हुए उठकर उस कमरे से निकलकर बेडरूम में एक चेयर पर बैठ जाता है। उसके हाथ में एक पेपर था जिस पर भैरव ने सरा को एक नोट लिखा था। भैरव चाकू को फेंक देता है। बेडरूम में हर तरफ खून की बूंदें दिख रही थी। भैरव अब उठकर गन उठाकर अपने दिल पर पॉइंट करते हुए, इसी दिल में तुम बसी हुई हो सोना। ये दिल सिर्फ तुम्हें चाहता है और मेरा पागलपन तुम्हें अपना बनाना चाहता है, जिसमें तुम कभी खुश नहीं रह सकती। भैरव गन को दिल से थोड़ा ऊपर पॉइंट करके, आई लव यू सोना, बोलते ही भैरव खुद के सीने में शूट करता है। भैरव की सांसें धीरे धीरे कम होने लगती हैं। वो थमती सांसों से, हमेशा खुश रहना सोना, और अगर उस रोहान सिंघानिया ने तुम्हारी खुशियों को छीना तो मेरी रूह उसे नहीं छोड़ेगी। मैं मरकर भी तुम्हारी खुशियों को छीनने वालों की सांसें छीन लूँगा। कुछ देर बाद भैरव की सांसें वहीं थम जाती हैं। सुबह रोहान और सरा एक दूसरे से लिपटे हुए सो रहे थे, तभी अचानक दरवाजे पर जोर जोर से नॉक होता है। इतनी तेज आवाज़ से दोनों की नींद खुल जाती है। सरा दरवाजे की ओर देखकर परेशान होकर, मैंने कहा था ना तुम चले जाओ, अब हम क्या करें। बोलते हुए सरा के चेहरे पर डर के भाव दिखने लगते हैं। फिर एक बार दरवाजे पर जोर से नॉक होता है। सरा जल्दी से रोहान का हाथ पकड़कर वॉशरूम के अंदर ले जाती है और वार्निंग देते हुए, कुछ पियो, बाहर मत आना। रोहान सरा को करीब खींचकर उसके परेशान पड़े चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहता है, क्या बात है सोना, तुम तो मुझे सीक्रेट लवर बना रही हो। सरा चिढ़ते हुए रोहान से दूर होकर कहती है, चुपचाप से रहो यहाँ पर, वरना मैं तुमसे बात ही नहीं करूंगी। रोहान मुस्कुराते हुए सरा को देखने लगता है। सरा चिढ़ते हुए रोहान को छोड़कर बाहर जाती है, पर वॉशरूम को लॉक नहीं करती। सरा जाकर दरवाज़ा खोलती है। सामने एक बॉडीगार्ड घबराया हुआ खड़ा था। वो बॉडीगार्ड, मैम वो बॉस, इससे आगे वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। बॉडीगार्ड की बात और उसके बिहेवियर से सरा भी परेशान हो जाती है। अचानक वो बॉडीगार्ड सरा को जाने का इशारा करते हुए आगे दौड़ते हुए चला जाता है। सरा भी उसके पीछे जाती है। सरा जैसे ही भैरव के कमरे में जाकर देखती है तो उसके कदम वहीं जम जाते हैं। भैरव चेयर पर बैठा था और उसके सीने से खून निकल रहा था। भैरव के राइट हैंड में गन थी, लेफ्ट हैंड में एक पेपर था। ये देखकर सरा अचानक जोर से चिल्लाती है, भैया, और भागकर भैरव के पास जाकर उसे उठाने की कोशिश करती है। भैरव की सांसें नहीं चल रही थी।
स्वरा की आंखों से अब आंसू बहने लगते हैं। वो धम से घुटनों के बल गिर जाती है। स्वरा भैरव के पैर को पकड़कर रोने लगती है। बॉडीगार्ड कमरे से निकल जाता है। रोहान धीरे कदमों से स्वरा के पास जाता है और उसके कंधे पर हाथ रखता है। स्वरा सिर उठाकर ऊपर देखती है। स्वरा के आंसू लगातार बहे जा रहे थे। रोहान स्वरा के पास घुटनों के बल बैठ जाता है। रोहान के ऐसा करते ही स्वरा झट से उसे गले लगकर रोने लगती है। रोहान स्वरा के बालों में हाथ फेरते हुए भैरव को देखता है। रोहान की नज़र भैरव के हाथ में पकड़े पेपर पर जाती है। रोहान पेपर को लेकर देखता है जिस पर लिखा था, सोना, शायद मैं जो कर रहा हूँ उससे तुम्हें दर्द हो क्योंकि तुम बहुत मासूम हो। मैं तुम्हें जीते जी तो कभी भी खुद से दूर नहीं कर सकता। मैं तुम्हें किसी और का होते हुए बिल्कुल नहीं देख सकता सोना। मैं अपने पागलपन को कंट्रोल नहीं कर सकता। तुम्हें उस रोहान सिंघानिया का होते हुए नहीं देख सकता। पर मुझे बस तुम्हारी खुशी चाहिए, लेकिन तुम्हारी खुशी मेरे साथ रहने में नहीं है। ये बात मुझे तुम्हें रोहान सिंघानिया के साथ खुश देखकर पता चल गई। मैं तुम्हें जीते जी तो खुद से अलग नहीं कर सकता। हमारा रिश्ता जो भी हो, बट आई लव यू। तुम्हारी खुशियों की रुकावट मैं हूँ, इसीलिए आज से ये रुकावट हमेशा के लिए तुमसे दूर चली जा रही है सोना। रोहान पेपर को पढ़ने के बाद फिर एक बार भैरव को देखता है। स्वरा अचानक से रोहान से अलग होकर भैरव के हाथ को पकड़कर रोते हुए कहती है, क्यों किया भैया आपने ऐसा? एक आप ही तो मेरा परिवार थे, लेकिन आज आपने मुझे अनाथ कर दिया। बोलते हुए स्वरा फूट फूट कर रोने लगती है। रोहान स्वरा को संभालते हुए, सोना प्लीज संभालो अपने आप को। स्वरा रोते हुए कहती है, रोहान देखो, मेरे भैया मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। क्यों किया उन्होंने ऐसा? एक बार भी उन्होंने मेरे बारे में क्यों नहीं सोचा? मुझे अनाथ क्यों कर दिया? स्वरा की नज़र अब रोहान के हाथ में पकड़े पेपर पर पड़ती है। स्वरा पेपर को पढ़ते हुए खुद को बिल्कुल संभाल नहीं पाती। वो पेपर को गले से लगाकर रोने लगती है। काफ़ी देर तक रोते रहने से अचानक स्वरा बेहोश होकर गिर जाती है। दूर खड़ी एक रूह स्वरा को देखते हुए, तुम्हारे बारे में ही सोचा था सोना, इसीलिए मैं तुमसे दूर चला गया। खुशियाँ मुबारक हो सोना। बोलते हुए भैरव की रूह धीरे धीरे दूर जाती हुई गायब हो जाती है। हफ्तों बीत जाते हैं। रोहान स्वरा को अपने साथ सिंघानिया विला लेकर आ चुका था। स्वरा बिल्कुल गुमसुम सी रहने लगी थी। ना वो किसी से अच्छे से बात करती और ना ही ज़्यादा मिलती जुलती। रोहान हर तरह से स्वरा का ख्याल रखने लगा था। रोहान कमरे में अंदर आता है। रात हो चुकी थी। स्वरा बेड पर कहीं खोई हुई बैठी थी। रोहान स्वरा के पास बैठकर खाने का एक निवाला स्वरा की ओर बढ़ा देता है। स्वरा चुपचाप खा लेती है। खाना खिलाने के बाद रोहान स्वरा को बेड पर अच्छे से लेटाता है। स्वरा की आंखें खुली हुई थी। रोहान खुद भी स्वरा के पास लेटकर उसके सिर को अपने सीने पर रख लेता है। स्वरा चुपचाप आंखें खोले अब भी गुमसुम थी। रोहान स्वरा के सिर को सहलाते हुए उसके माथे को चूम लेता है। कुछ देर बाद स्वरा की आंखें धीरे धीरे बंद हो जाती हैं। रोहान एकटक स्वरा को देखने लगता है। स्वरा के चेहरे को देखते देखते रोहान कब सो जाता है उसे पता ही नहीं चलता। लंदन। रुखसार परेशान होकर इधर से उधर घूमे जा रही थी। इन दिनों रुखसार और सौरभ की दूरियां बढ़ने लगी थीं, जिसका फायदा सुमन पूरा उठा रही थी। सौरभ 2 दिनों से घर नहीं आया था और ना ही कॉल रिसीव कर रहा था। रुखसार रोज सौरभ का इंतजार करते करते सोफे पर ही सो जाया करती। इतने इंतजार के बाद कमरे का दरवाज़ा खुलता है और सौरभ आकर सीधे कबर्ड की ओर बढ़ जाता है। रुखसार जल्दी से उसकी ओर बढ़कर, सौरभ आप कहाँ चले गए थे? आप मेरे कॉल्स को पिक भी नहीं कर रहे। सौरभ कबर्ड से कपड़े निकालकर बिना रुखसार को देखे बिजी था। बोलते हुए सौरभ चेंजिंग रूम में चला जाता है। रुखसार एकटक चेंजिंग रूम के बंद दरवाजे को देखने लगती है। रुखसार जाकर बेड पर बैठ जाती है। सौरभ चेंज करके बाहर आकर सीधे बेड पर रुखसार से पीठ करके लेट जाता है। रुखसार सौरभ के कंधे पर हाथ रखकर, आखिर हुआ क्या है सौरभ? आप हमसे ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं? उसके इतना बोलते ही शौर्य के रोने की आवाज़ आती है। रुखसार सौरभ से ध्यान हटाकर शौर्य को गोद में ले लेती है और ब्रेस्ट फीड कराने लगती है। सुबह काव्या कबर्ड से आदित्य के लिए कपड़े निकाल रही थी, तभी आदित्य तुरंत आकर काव्या का हाथ पकड़कर उसे बेड की तरफ ले जाकर बैठाते हुए, ये तुम क्या कर रही हो वाइफी? मैंने कहा था ये सब मैं कर लूँगा। काव्या मुंह बनाकर, आप भी ना कुछ करने नहीं देते और माँ भी कुछ करने नहीं देती। आदित्य काव्या के गाल को हल्का खींचते हुए, तुम बस हमारे बेबी को संभालो, इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। काव्या बुरा सा मुँह बना लेती है। आदित्य काव्या के होठों को हल्का छूकर पीछे हो जाता है और कबर्ड से कपड़े निकालकर चेंज करने के लिए चला जाता है। काव्या अपने पेट पर हाथ फेरते हुए, बस और 2 महीने
फिर आप मेरी गोद में होंगे, बोलते हुए काव्या मुस्कुरा देती है। आदित्य चेंजिंग रूम से बाहर आकर काव्या को संभालते हुए नीचे चला जाता है। मायावती रोहान को कमरे की ओर जाता देख, रोहान अब सरा की तबीयत कैसी है? रोहान जवाब में, वैसी ही है माँ, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ। मायावती दुखी होकर बस हाँ में सिर हिला देती हैं। रोहान नाश्ता लेकर कमरे में चला जाता है। अरुणी देवी रोहान के कमरे की ओर देखकर, बचपन से कितना कुछ सहा है उस बच्ची ने, काश कि हम उनके दुखों को महसूस कर पाते। ये सुनकर डाइनिंग टेबल पर बैठा सारा सिंघानिया परिवार के चेहरे पर उदासी छा जाती है। श्रेष्ठा तो सरा को अपनी बहन बना चुकी थी। उसने जब सरा की हालत देखी तो उसकी आंखें भी नम हो गई थी। अरुणी देवी मायावती को देखकर, मायावी, रूह की क्या हालत है? वो ठीक तो है ना? मायावती कहती है, हाँ माँ, आज रूह हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होगी। तीनों आते ही होंगे। तभी पीछे से आवाज़ आती ही, आते ही होंगे नहीं माँ, आ गए। सभी दरवाजे की ओर देखते हैं जहाँ रूहानी एक नन्ही सी जान को हाथ में लिए खड़ी थी। उसे देख रूमानी नाश्ता छोड़कर भागकर जाती है और तुरंत रूहानी से बच्चा लेकर गोद में लेती है और उसकी नाक को छूते हुए, ओ मेरी नन्ही सी परी, आपको पता है मैंने आपका कितना इंतज़ार किया। रूहानी के साथ सारा परिवार रूमानी की हरकत देख मुस्कुरा देता है। कुछ देर बाद सभी नाश्ता करके अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। रोहान भी रूहानी की बच्ची को देखने के लिए बाहर आता है। वो बच्ची को लेकर अपने कमरे में चला जाता है। रोहान सरा को बच्ची को दिखाते हुए, देखो सोना, दी की कितनी प्यारी बच्ची हुई है, बिल्कुल प्रिंसेस की तरह। रोहान की बातों का सरा पर कोई असर नहीं पड़ता। वो तो बस दूसरी जगह खोई हुई थी। बच्ची की आंखें बंद थी पर वो अपने हाथ पैर हल्का हिला रही थी। रोहान बच्ची को देखते हुए, सोना तुमने कहा था ना कि जब हम बेबी करेंगे तब अगर तुम्हारे जैसी प्यारी सी प्रिंसेस हुई तो हम उसका नाम स्वर्णा रखेंगे, और अगर प्रिंस हुआ तो सोहान रखेंगे। तो आज मैं कह रहा हूँ कि हमारी प्यारी सी तुम्हारे जैसी प्रिंसेस ही होगी। सरा अब भी वैसी की वैसी ही थी। तभी बच्ची रोने लगती है जिससे सरा का ध्यान उसकी ओर चला जाता है। रोहान बच्ची को चुप कराते हुए, ओहो मेरी प्रिंसेस को क्या हुआ? प्रिंसेस को मामू पसंद नहीं आए? इतना बोलते ही रोहान की नज़र सरा पर चली जाती है जो एकटक बच्ची को देख रही थी। रोहान बच्ची को आगे करके, एक बार गोद में लो ना। सरा धीरे धीरे अपने हाथ आगे करके बच्ची को गोद में लेती है। सरा की गोद में जाते ही बच्ची रोना बंद कर देती है और मुस्कुराने लगती है। अनायास ही सरा के होठों पर भी मुस्कुराहट आ जाती है। ये देखकर रोहान के दिल को बहुत सुकून सा मिलता है। इन हफ्तों में रोहान ने बहुत कुछ किया था सरा की मुस्कुराहट वापस लाने के लिए, पर कुछ भी काम नहीं आया था। कुछ देर बाद सरा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ये देखकर रोहान तुरंत बच्ची को गोद में लेकर सरा की आंखों को पोंछता है। सरा झटके से रोहान के गले लगकर रोते हुए कहती है, मुझे भैया चाहिए। सरा इन कुछ दिनों में भैरव से बहुत ज़्यादा अटैच हो चुकी थी। वो त्रेया और पाखी से भी अटैच थी, लेकिन इस हद तक नहीं, क्योंकि पाखी हमेशा हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करती थी और त्रेया अपने काम पर। वहीं भैरव सरा के साथ हमेशा वक्त बिताता था। रोहानी आकर बच्चे को ले जाती है। रोहान सरा के बालों को सहलाते हुए, सोना मैं तुम्हें रोने से तो नहीं रोकूंगा। ये सब जो भी भैरव ने किया वो सिर्फ तुम्हारी खुशियों के लिए किया है। अगर तुम ऐसे रहोगी तो उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। रोहान सरा को टाइटली पकड़कर अपने मन में कहता है, मैंने तुम्हें ऐसे दर्द में नहीं देख सकता। ऐसा क्या करूं कि तुम्हारे सारे दर्द मिट जाएं? मुझे तुम्हारी वही मुस्कुराहट वापस चाहिए। सोचते हुए रोहान की आंखें नम हो जाती हैं। इधर अरुणी देवी एक छोटे से घर में थी। उसके साथ बाला भी था और सामने एक औरत सिर झुकाए खड़ी थी। अरुणी देवी अपनी कड़क आवाज में, बोलो क्या हुआ था? वो औरत थोड़ी डर से, 20 साल पहले हम जंगल में लकड़ी काटने गए थे। तभी हमने नदी के किनारे जख्मी हालत में एक लड़की मिली। उसके पूरे शरीर पर काफ़ी ज़्यादा चोटें आई थी। हम उसे वैद्य के पास इलाज के लिए लेकर गए तो हमें पता चला कि उसकी कोख में 3 महीने का बच्चा है। वो बच्चे की वजह से ही जिंदा थी। जब उसकी डिलीवरी हुई तो उसके साथ ही उसकी जान चली गई। उसके बाद हमने बच्चे को अनाथ आश्रम भेज दिया। अरुणी देवी बाला को इशारा करती हैं तो बाला अनुष्का की फ़ोटो उस औरत को दिखाते हुए पूछता है, क्या यही वो लड़की थी? वो औरत जल्दी से हाँ में सिर हिलाकर कहती है, जी हाँ, ये लड़की वही है। अरुणी देवी कुछ देर तक सोचती हैं, फिर उठकर खड़ी हो जाती हैं। अरुणी देवी के साथ बाला वहाँ से निकल जाता है। कार में अरुणी देवी कुछ सोचते हुए बाला से, बाला, आपने पता किया कि विश को इस बारे में पता है या नहीं? बाला ना में सिर हिलाकर, कोशिश की थी पर पता नहीं चला। अरुणी देवी अब गहरी सोच में डूब जाती हैं। इधर लंदन में रुखसार किचन में कुछ काम कर रही थी, तभी सुमन आकर हंसते हुए, क्या से क्या हालत हो गई है तुम? बहुत मालकिन बनने का शौक था, बन गई ना नौकरानी। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम इस घर से बाहर होगी। रुखसार सुमन की बात सुन मुस्कुराने लगती है।
उसे तो जैसे उसकी बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वैशाली भी किचन की ओर ही आ रही थी, लेकिन सुमन के शब्दों को सुन रुक जाती हैं। वैशाली सुमन को अब घर से बाहर भी नहीं निकाल सकती थी, क्योंकि उसने अपनी दोस्त को वचन जो दिया था। सुमन रुखसार की मुस्कुराहट देखकर चिढ़ सी जाती है। वहीं रुखसार सुमन के पास आकर खड़ी होकर कहती है, तुम जो सौरभ और हमारे बीच आग लगा रही हो ना, वो ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली, और वक्त ही बताएगा कि कौन अंदर होगा और कौन बाहर। इतना बोलते ही रुखसार साइड से निकलकर चली जाती है। सुमन गुस्से से मुट्ठी कस लेती है। रात के वक्त सौरभ कमरे में आता है। कमरे में आते ही रुखसार दरवाजे को लॉक करके सौरभ का हाथ पकड़कर उसे ले जाकर बेड पर बिठाती है और उसकी शर्ट के बटन खोलने लगती है। सौरभ को बहुत अजीब लगता है, पर वो कोई सवाल नहीं करता। रुखसार सौरभ की शर्ट को उतारकर अपनी साड़ी को खोलकर फेंक देती है और अपने ब्लाउज के बटन खोलने लगती है। ये देखकर सौरभ हैरान रह जाता है। वो तुरंत रुखसार का हाथ पकड़कर कहता है, ये तुम क्या कर रही हो? रुखसार सौरभ की आंखों में देखकर, अपने जिस्म को आपके हवाले कर रही हूँ। ये सुनकर सौरभ अपनी शर्ट रुखसार को पहनाकर, ये क्या बेहुदा हरकत कर रही हो? रुखसार रूंधे गले से, आजकल आप मुझसे दूर होने लगे हैं। मैं आपकी इन हरकतों को देखते हुए नहीं रह सकती। आपको पता है तकलीफ होती है मुझे जब आप मुझसे रूडली बिहेव करते हैं और जब आप बिल्कुल बात ही नहीं करते। सौरभ रुखसार के चेहरे को अपने हाथों में भरकर, तो तुम्हें लगता है ये सब मैं तुम्हारे जिस्म को अपना बनाने के लिए कर रहा हूँ? रुखसार एकटक सौरभ की आंखों में देखने लगती है। सौरभ आगे कहता है, रुखसा, मैंने तुम्हारे जिस्म से नहीं तुमसे प्यार किया है। मैं आखिरी सांस तक तुम्हारे जिस्म की मांग नहीं करूँगा। तुम मेरे करीब रहती हो, यही मेरे लिए काफ़ी है। और रही बात उस दिन तुमसे ये पूछने की, तो मैं तुम्हें जिस्म से अपना बनाना चाहता हूँ, तो मुझे पहले से पता था कि तुम मना करोगी, क्योंकि उस दिन तुम्हारे पीरियड्स चल रहे थे। और ऐसा सवाल मैंने हम दोनों के बीच दूरियां दिखाने के लिए किया। सुमन ने हमारे कमरे में हिडन कैमरा लगा दिया था, जो मैंने आज सुबह ही हटाया है। शौर्य को वही वो दवाइयाँ देती थी जिससे शौर्य बीमार हो जाए और मैं तुम पर गुस्सा करूं। मैं नहीं चाहता था कि हमारी करीबी देखकर वो फिर तुम दोनों को नुकसान पहुंचाए। ये सब सुनकर रुखसार प्यार भरी नज़रों से सौरभ को देखने लगती है। रुखसार सौरभ की आंखों में एकटक देखते हुए, कोई इंसान इतना अच्छा कैसे हो सकता है? सच में आप इतने अच्छे हैं कि आपकी अच्छाई के लिए कोई शब्द ही नहीं है। बोलकर रुखसार सौरभ को गले लगाकर कहती है, आई लव यू सौरभ। सौरभ मुस्कुराते हुए रुखसार की पीठ पर हाथ रख लेता है। अगली सुबह। आज रूहानी की बेटी का नामकरण था और रोमानी की एंगेजमेंट थी। इसके लिए राखी के साथ वंशज भी आया था। वो रूहानी की डिलीवरी के वक्त ही आ गया था। सिंघानिया विला को बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया गया था। घर के सभी लोगों के साथ ही ये रस्म की जा रही थी। रस्म के दौरान सभी के कहने के मुताबिक बच्ची का नाम रूही रखा जाता है। सभी को नाम बहुत पसंद आता है। वंशज रोहान और सरा के पास जाकर बीच में बैठ जाता है। सरा सिर उठाकर वंशज को देखती है तो वंशज मुस्कुराते हुए उससे कहता है, भाभी, आप दोनों का जब बच्चा होगा ना तो बच्चे का नाम मैं रखूंगा। रोहान घूरकर वंशज को देखते हुए कहता है, अच्छा बेटा, मेहनत मैं करूं और तू नाम देगा। ये सुनते ही सरा का चेहरा एकदम से लाल हो जाता है। वंशज रोहान को इग्नोर करके सरा के हाथ को पकड़कर देखने लगता है। सरा कभी अपने हाथ को देखती तो कभी वंशज को। वंशज सरा के हाथ को पॉइंट करते हुए, आपके हाथ की लकीरों से पता चल रहा है कि आपकी तरह क्यूट सी बेटी होगी। रोहान उठकर सरा के साइड बैठता है, फिर वंशज से हाथ छुड़ाकर कहता है, अब क्या तूने हाथ की लकीरें देखना भी सीख लिया है? और अगर सीख लिया है तो अपने लिए कोई लड़की ढूंढ ले। लड़की ढूंढने के नाम से ही वंशज की नज़र रूमानी को खोजने लगती है। वंशज की नज़र अचानक रूमानी पर पड़ती है, जो फ़ोन पर हंस हंस कर बात कर रही थी। वंशज की नज़र को देखकर रोहान कहता है, ये रूमा भी ना कब से अपने वुड बी हस्बैंड से बात करने में लगी हुई है। शायद रूमा को पीयूष को ज़्यादा ही पसंद आ गया। रोहान बोलते हुए वंशज को देखता है, जिसके चेहरे पर दर्द की लकीरें दिख रही थीं। रोहान सरा को देखता है, जो चुपचाप सी बैठी थी। रोहान अपना हाथ बढ़ाकर, चलो सोना, कमरे में चलते हैं, तुम थक गई होगी। सरा अपना हाथ रोहान के हाथ पर रखती है तो रोहान तुरंत सरा को गोद में उठा लेता है। सरा खामोशी से रोहान के सीने में चेहरा छुपा लेती है। दोनों को देख सभी मुस्कुरा देते हैं। रोहान सरा को कमरे में लेकर चला जाता है। इधर वंशज खड़ा होकर रोमानी की ओर चला जाता है, फिर अचानक ही उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए बाहर जाने लगता है। रोमानी चिल्लाते हुए, ओ हेलो मिस्टर, क्या कर रहे हो?
वंशज बिना कुछ बोले बस रूमानी को लेकर जाने लगता है। वंशज सीधे कार में बिठाकर चला जाता है। कुछ देर में दोनों एक जगह पर रुकते हैं। वंशज बिना कुछ बोले रूमानी को गले लगा लेता है। रूमानी आश्चर्यचकित रह जाती है, फिर कुछ पल बाद खुद को छुड़ाने लगती है। वंशज रूमानी को टाइटली गले लगाए हुए, जस्ट वन हग रूमा। ये सुनते ही रूमानी रुक जाती है। कुछ देर बाद वंशज रूमानी से अलग होकर उसके गाल पर हाथ रखकर पूछता है, तुम इस रिश्ते से खुश तो हो ना? रूमानी 2 कदम पीछे होकर कहती है, क्या मतलब है तुम्हारा कि मैं खुश हूं या नहीं? माँ, पापा, दादी सब लोग बहुत खुश हैं। वंशज एकदम से चिल्लाकर, मैंने तुमसे ये नहीं पूछा है, तुम खुश हो या नहीं ये पूछ रहा हूँ। ये सुनकर रूमानी सिर झुका लेती है। रूमानी की इस एक हरकत से वंशज का जोरों से दिल धड़कने लगता है। वंशज रूमानी के पास जाकर उसके कंधे को पकड़कर हिलाते हुए कहता है, मैंने तुमसे कुछ पूछा है, बोलो। रूमानी धीरे से कहती है, खुश हूँ। रूमानी के इतना कहते ही वंशज के हाथ रूमानी के कंधों पर ढीले हो जाते हैं। वंशज 2 कदम पीछे हो जाता है। रूमानी सिर उठाकर वंशज को देखकर कहती है, मैं इस रिश्ते से बहुत खुश हूँ। फिर अचानक से चिल्लाकर, सुना तुमने, मैं बहुत खुश हूँ इस रिश्ते से। यू नो व्हाट वंश, तुम कभी किसी की फीलिंग समझते ही नहीं हो। मैंने सबसे बड़ी गलती कर दी तुमसे। बोलते हुए रूमानी एकदम से रुक जाती है। वंशज रूमानी की अधूरी बातों को सुन उसे एकटक देखने लगता है, फिर एकदम से पूछता है, मुझसे क्या? रूमानी आगे बढ़ते हुए, कुछ नहीं, अभी मुझे घर जाना है, शाम को मेरी इंगेजमेंट है, मुझे रेडी होना है। वंशज रूमानी को बस देखता रहता है। रूमानी कार में जाकर बैठ जाती है। वंशज भी कार में बैठकर ड्राइव करने लगता है। उसका ध्यान बस रूमानी के अधूरी छोड़ी गई बातों पर था। वहीं रूमानी एकटक सामने देख रही थी। कार सिंघानिया विला में रुकती है। रूमानी बिना कुछ बोले, बिना वंशज को देखे कार से उतरकर सीधे विला के अंदर चली जाती है। वंशज एकटक बस उसे जाता हुआ देखता रहता है। वहीं रूमानी हॉल से होते हुए जाने लगती है, तभी मायावती उसे आवाज़ देती हैं, लेकिन रूमानी ने जैसे सुनी ही ना हो। वो बढ़ते कदम से कमरे की ओर चली जाती है। मायावती परेशान होकर कमरे की ओर देखती रहती हैं। रूमानी दरवाज़ा बंद करके दरवाजे पर ही टिक कर बैठ जाती है। अचानक ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। आदित्य और काव्या डॉक्टर के केबिन में बैठे थे। काव्या रिपोर्ट्स देखकर बहुत खुश थी क्योंकि उसे सच में ट्विंस होने वाले थे। आदित्य थोड़ा परेशान होकर, डॉक्टर डिलीवरी के समय कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? आई मीन मेरी वाइफ ऑलरेडी वीक है तो। डॉक्टर हंसते हुए कहती हैं, मिस्टर सिंघानिया टेंशन मत लीजिए, आपकी वाइफ के केस में बहुत कुछ ऐसा है जो हमने पहले कभी नहीं देखा। आपकी वाइफ की जो प्रॉब्लम्स थी वो प्रेगनेंसी होते ही कम होती चली गई और उनकी फिजिकल स्टेटस अब काफी ज्यादा अच्छी हो गई है। ये सुनते ही आदित्य को राहत मिलती है। आदित्य डॉक्टर को ओके बोलकर काव्या के साथ निकल जाता है। दोनों कार में बैठ जाते हैं। ड्राइवर कार स्टार्ट कर देता है। आदित्य को किसी की नजरों की तपिश महसूस होती है। वो सिर घुमाकर काव्या को देखता है। काव्या आदित्य को बुरी तरह से घूर रही थी। आदित्य कंफ्यूज्ड होकर, क्या हुआ? काव्या तुरंत कहती है, आपने मुझे वीक कहा। आदित्य हाँ में सिर हिलाकर, हाँ कहा, क्योंकि तुम सच में वीक हो। काव्या थोड़े गुस्से में, अभी मैं अगर आपको पंच मारूंगी ना तो आप सीधे कार से बाहर निकल जाएंगे, इतनी ताकत है मुझ में, और आपने मुझे वीक कहा। काव्या का मूड स्विंग होते देख आदित्य काव्या के गाल पर किस कर लेता है। काव्या उसे घूर कर देखने लगती है। आदित्य काव्या की नाक पर अपनी नाक रब करते हुए, ओह तो अभी मेरी वाइफी को फाइटिंग का मन हो रहा है, लेकिन वाइफी ये तो गलत है ना, तुम 3 और मैं अकेला कैसे फाइट करूंगा, मैं तो हार जाऊंगा। काव्या आदित्य को खुद से दूर करते हुए, ये सब आपको मुझे वीक बोलने से पहले सोचना चाहिए था। अब जल्दी से कान पकड़कर हम तीनों को सॉरी बोलिए। पहले तो आदित्य की भौहें चढ़ जाती हैं, लेकिन जब उसे अपनी बीवी की हरकतें याद आती हैं तो वो तुरंत अपने कान को पकड़कर कहता है, सॉरी माई स्ट्रॉन्ग वाइफी एंड सॉरी माई ट्विंस बेबी। काव्या बीच में घूर कर देखते हुए कहती है, स्ट्रॉन्ग ट्विंस बेबी। आदित्य जल्दी से अपनी बातों को सुधारते हुए कहता है, सॉरी माई स्ट्रॉन्ग ट्विंस बेबी। इतना करके आदित्य काव्या को देखता है जिसके होठों पर अब बड़ी सी मुस्कुराहट थी। काव्या आदित्य के गाल पर किस करके उसके सीने से लग जाती है। आदित्य काव्या के माथे पर किस कर लेता है। इधर श्रेष्ठा अकेले एक कॉफी शॉप में बैठी हुई थी। वो लगातार किसी के आने का इंतजार कर रही थी। कुछ देर बाद एक लड़का अपने पूरे चेहरे को कवर किए हुए श्रेष्ठा के सामने वाली चेयर पर बैठ जाता है। श्रेष्ठा उसके आते ही पूछती है, कौन हो तुम और तुमने ऐसा मैसेज क्यों किया? बोलते ही वो फोन की स्क्रीन को दिखाती है। वो लड़का अपने कैप को थोड़ा नीचे करने की कोशिश करते हुए,
मैं बस तुम्हें उस सच्चाई से रूबरू करवाना चाहता हूँ जिसे तुमसे छुपाया जा रहा है। श्रेष्ठा कंफ्यूज होकर उसे देखने लगती है। वो इंसान पहले से ही कवर हुआ था, लेकिन इसके बावजूद वो इधर से उधर देखे जा रहा था जैसे उसे किसी की नजरों का डर हो। वो श्रेष्ठा की तरफ एक फाइल को आगे बढ़ाकर कहता है, इस फाइल को पढ़ने के बाद तुम्हें सब समझ आ जाएगा। इतना बोलते ही वो इंसान वहां से खुद को छुपाते हुए चला जाता है। श्रेष्ठा फाइल को एक नजर देखकर उसे उठा लेती है और वहां से चली जाती है। इधर प्रीत आंखें बंद करके प्रेगनेंसी किट्स को हाथ में पकड़े धीरे से बोलती जा रही थी, गॉड प्लीज प्लीज इस बार पॉजिटिव आ जाए। प्रीत अपनी आंखें खोलती है और देखती है तो एकदम से उसका चेहरा मुरझा जाता है। वो नाराजगी से प्रेगनेंसी किट को डस्टबिन में फेंककर वॉशरूम से बाहर निकल जाती है। कमरे में अर्जुन लैपटॉप पर काम करने में बिजी था। प्रीत उदासी से बेड पर बैठ जाती है। अर्जुन प्रीत की उदासी को देख लैपटॉप को बंद करके कहता है, जान इधर आओ। प्रीत अर्जुन को देख उसकी तरफ जाकर उसके आगे बैठ जाती है। अर्जुन प्रीत के पेट को पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है और उसके कान में धीरे से कहता है, क्या हुआ, फिर से निगेटिव? प्रीत सिर हिलाकर कहती है। अर्जुन अब प्रीत की गर्दन पर किस करने लगता है। प्रीत अपनी आंखें बंद कर लेती है। अर्जुन प्रीत की गर्दन से होते हुए पीठ पर किस करने लगता है। धीरे धीरे वो प्रीत के पूरे चेहरे को चूमने लगता है, फिर आखिर में अपने होंठ प्रीत के होंठों से जोड़ देता है और पैशनेटली किस करने लगता है। किस करते हुए उसके हाथ लगातार प्रीत के सीने को दबा रहे थे, जिससे प्रीत की सिसकियां निकल रही थी। अर्जुन के हाथ मूव करते हुए कमर तक चले जाते हैं। दोनों एक दूसरे को बहुत पैशन से किस कर रहे थे। आधे घंटे बाद अर्जुन धीरे से प्रीत के होंठों को छोड़कर उसे देखने लगता है। प्रीत की आंखें अब तक बंद थी। अर्जुन प्रीत की पलकों को चूमकर कहता है, डोंट वरी जान, बहुत वक्त है तुम्हारी प्रेगनेंसी के लिए, बच्चे पर नहीं। अभी बस तुम मुझ पर ध्यान दो। अभी तो हमने अच्छे से टाइम स्पेंड भी नहीं किया और तुम्हें हमारे बीच बच्चा चाहिए। बच्चा होने के बाद तो तुम हर टाइम उसके आगे पीछे लगी रहोगी और यहाँ मैं बस तड़पता रहूंगा। प्रीत आंखें खोलकर अर्जुन को देखती है। कुछ देर तक प्रीत अर्जुन को देखती है, फिर उसकी नाक पर किस करके मुस्कुराते हुए कहती है, ठीक है, तो आज से मेरा पूरा ध्यान सिर्फ आप पर होगा। अर्जुन भी मुस्कुराते हुए प्रीत को देखता है। इधर श्रेष्ठा बेड पर बैठकर फाइल को खोलती है। पहले ही पेज पर एक नोट था। श्रेष्ठा उसे उठाकर पढ़ती है। इस फाइल को पढ़ने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि तुम ध्रुव सूर्यवंशी के सामने मेरे बारे में बिल्कुल जाहिर मत करना। मैं श्रेया का बॉयफ्रेंड हूँ। मैं उसके साथ रिलेशनशिप में था जब तक मैं उसके बारे में नहीं जानता था, लेकिन उसके बारे में पता होने के बाद मैंने उससे रिश्ता तोड़ दिया। उसने पैसों के लिए अपने जिस्म को बेचा और दूसरों को मारने भी लगी। उसे पैसों की लालच हो चुकी थी, इसीलिए उसने तुम्हें भी नहीं छोड़ा। श्रेष्ठा नोट को साइड में रखकर फाइल को पढ़ने लगती है। जैसे ही वो फाइल में लिखे शब्दों को पढ़ती है, उसके हाथों से फाइल छूटकर गिर जाती है। श्रेष्ठा की नजर बस गिरे हुए फाइल पर अटकी हुई थी। फाइल में लिखी हर एक शब्द श्रेष्ठा के दिल में खंजर की तरह चुभ रहे थे। श्रेष्ठा चिल्लाना चाहती थी, रोना चाहती थी, लेकिन इस वक्त जैसे उसकी जुबान कुछ बोलने की इजाजत ही न दे रही हो। तभी कमरे का दरवाजा खुलता है और ध्रुव अंदर आता है। ध्रुव के हाथों में गुलाब का बुके था जो बहुत प्यारा लग रहा था। श्रेष्ठा की नजर अब तक फाइल पर थी। ध्रुव श्रेष्ठा के पास जाकर बुके देते हुए, आई मिस्ड यू सो मच बेबी, दिस इज फॉर यू। श्रेष्ठा सिर उठाकर ध्रुव को देखती है। श्रेष्ठा की आंखें हल्की नम और नफरत से भरी लग रही थी। आज फिर एक बार ध्रुव श्रेष्ठा की आंखों में खुद के लिए नफरत देख पा रहा था। ध्रुव को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो अपने हाथ श्रेष्ठा के गालों पर रखकर परेशानी भरी आवाज में पूछता है, व्हाट हैपेंड बेबी? श्रेष्ठा जोर से ध्रुव के हाथ को झटक देती है और तेज आवाज में कहती है, छूना मत मुझे तुम्हारे इन गंदे हाथों से। ध्रुव हैरानी से श्रेष्ठा को देखता है। श्रेष्ठा के आंसू आंखों से बाहर आने लगते हैं। वो बेड से उठकर अपने कदम पीछे करते हुए कहती है, धोखा, इतना बड़ा धोखा। ध्रुव श्रेष्ठा की ओर परेशानी से कदम बढ़ाने लगता है, तभी उसके पैरों के नीचे फाइल आ जाती है। ध्रुव की नजर फाइल पर चली जाती है। वो फाइल को उठाकर देखने लगता है। फाइल को देख ध्रुव के चेहरे के रंग ही उड़ जाते हैं। वो श्रेष्ठा को देखता है जिसकी आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। श्रेष्ठा रोते हुए कहती है, तुमने मुझे समझ क्या रखा है? मैं कोई चीज हूँ जो तुम मुझे खरीद लोगे? और दी ने मुझे 1 करोड़ में बेच दिया। फिर अचानक चिल्लाकर, वो ऐसा कैसे कर सकती है? वो मुझे कैसे बेच सकती है? मैं कोई सामान नहीं हूँ। आई एम अ ह्यूमन। मुझसे ज्यादा उन्हें पैसे अहमियत थे। ध्रुव श्रेष्ठा की हालत देखकर कहता है, देखो बेबी, आई कैन अंडरस्टैंड कि तुम्हें कैसा लग रहा है, बट प्लीज संभालो खुद को। श्रेष्ठा गुस्से से लैंप को उठाकर फेंककर चिल्लाते हुए कहती है, संभालू? कैसे संभालू मैं खुद को? दी ना रही, प्यार ना रहा। आई कांट बिलीव दिस।
तुम मेरे साथ इसीलिए रहते हो क्योंकि तुमने मुझे 1 करोड़ में खरीदा है और मैं बेवकूफ़ ये समझती रही कि तुम मुझसे प्यार करते हो। बोलते हुए श्रेष्ठा रोते हुए सारे सामान को फेंकने लगती है। श्रेष्ठा सामान को फेंकते फेंकते घुटनों के बल बैठकर रोने लगती है। क्यों किया मेरे साथ ऐसा? अचानक ही श्रेष्ठा बेहोश होकर गिर जाती है। ध्रुव घबराता हुआ श्रेष्ठा के पास जाकर उसके गाल को थपथपाते हुए बुलाता है, पर श्रेष्ठा कोई रिस्पॉन्स नहीं करती। ध्रुव बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वो श्रेष्ठा को गोद में उठाकर बेड पर लिटाता है और चेहरे पर पानी छिड़कता है, पर इससे भी श्रेष्ठा आंखें नहीं खोलती। ध्रुव फोन निकालकर कॉल करके, मेरे कमरे में डॉक्टर भेजो नाउ। ध्रुव फोन को फेंककर श्रेष्ठा को फिर से उठाने की कोशिश करता है। थोड़ी देर में एक डॉक्टर आती है। कमरे की हालत देख वो कुछ पल के लिए रुक जाती है। तभी उसे ध्रुव की दर्द भरी आवाज सुनाई देती है, मैंने यहाँ मेरी वाइफ को देखने बुलाया है, ना कि कमरे को। डॉक्टर जल्दी से उसकी ओर बढ़ जाती है और श्रेष्ठा का चेकअप करती है। चेकअप के बाद डॉक्टर कहती है, इतना ज्यादा स्ट्रेस इनके लिए ठीक नहीं है। इसकी वजह से बच्चे पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मिसकैरेज के चांसेस हो सकते हैं। ये सुनकर तो ध्रुव के दिल को धक्का लगता है। डॉक्टर वहां से चली जाती है। ध्रुव एकटक श्रेष्ठा के मुरझाए हुए चेहरे को देखता है। ध्रुव को अचानक ही कुछ याद आता है। वो काली को कॉल करके कहता है, पता करो कि मेरी वाइफ के पास ये फाइल कैसे आई। जिसने भी ये फाइल उसे दी है, उसे मैं इस दुनिया में नहीं देखना चाहता। ध्रुव गीले कपड़े से श्रेष्ठा के चेहरे को अच्छे से पोंछता है, फिर मेड को बुलाकर कमरा साफ करवा देता है। कुछ देर बाद श्रेष्ठा धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। आंखें खुलते ही वो ध्रुव से दूर होने लगती है। ध्रुव श्रेष्ठा के ऐसा करने पर कहता है, जस्ट रिलैक्स, मैं तुम्हें नहीं छू रहा। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे करीब ना रहूं तो नहीं रहूंगा। बस प्लीज स्ट्रेस मत लो। तुम भूल रही हो कि तुम प्रेग्नेंट हो और तुम्हारे हर एक एक्शन का इफेक्ट हमारे बेबी पर पड़ेगा। श्रेष्ठा अपने पेट पर हाथ रखकर एकदम से नफरत भरी आवाज में कहती है, मेरा बेबी, ये सिर्फ मेरा बेबी है। ध्रुव दर्द भरी मुस्कुराहट से कहता है, ओके, ये सिर्फ तुम्हारा बेबी है। नाउ प्लीज रेस्ट करो। इतना बोलते ही ध्रुव उठकर जाने लगता है। तभी श्रेष्ठा कहती है, आई हेट यू ध्रुव। ध्रुव के कदम एकदम से रुक जाते हैं और वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। कुछ देर बाद वो आंखें खोलकर गहरी सांस लेकर श्रेष्ठा की ओर मुड़कर उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, बट आई लव यू। तब से जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। एक फाइल में लिखे हर एक शब्द सच नहीं होते। जो दिखता है वही सच है, ये जरूरी नहीं। काश कि मैं पहले ही इन सब के बारे में बता देता तो शायद आज तुम्हारी ये हालत ना होती और ना तुम्हारे मुंह से ये शब्द सुनना पड़ता। यू नो वॉट, योर वर्ड्स ब्रोक मी। श्रेष्ठा एकटक ध्रुव की आंखों में देखने लगती है, फिर एकदम से नजरें फेर लेती है। ध्रुव दर्द भरी मुस्कुराहट से श्रेष्ठा को देखता है, फिर कमरे से बाहर निकल जाता है। इधर रात हो चुकी थी। सारे गेस्ट भी आ चुके थे। पीयूष और रूमानी स्टेज पर खड़े थे। रूमानी एक डार्क ब्लू कलर का फुल लेंथ ड्रेस पहने थी और फेस पर मेकअप से उसका नूर बहुत अच्छे से दिख रहा था। रूमानी की नजरें झुकी हुई थी और पीयूष एकटक रूमानी को देख रहा था। वहीं दूर खड़ा वंशज भी रूमानी के चेहरे को बड़े गौर से देख रहा था। रोहान की नज़र वंशज पर थी। उसे देख वो मुस्कुरा रहा था क्योंकि उसे अपने दोस्त की बेवकूफ़ी पर बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी। स्वरा रोहान के सीने से लगी हुई खड़ी थी। रोहान के दोनों हाथ स्वरा की कमर पर थे। काव्या, सपना और प्रीत एक साथ बैठी थी। फंक्शन में ध्रुव और श्रेष्ठा नहीं थे। श्रेष्ठा सो चुकी थी और ध्रुव घर से गायब था। आदित्य और सौरभ एक साइड खाली जगह में बैठे हुए थे। अर्जुन और अनुराग साथ में खड़े थे। अनुराग की गोद में थी। रिंग सेरेमनी स्टार्ट होती है। सबसे पहले पीयूष रूमानी को रिंग पहनाता है, फिर रूमानी पीयूष को पहनाती है। इसके साथ ही जोरों से तालियों की आवाज़ सुनाई देती है। पीयूष रूमानी के कान में कुछ बोलता है, फिर घुटनों के बल बैठकर रूमानी का हाथ पकड़कर अपने होठों से चूम लेता है। उसके ऐसा करते ही वंशज की मुट्ठी कस जाती है। पीयूष रूमानी की आंखों में देखते हुए कहता है, इन दिनों आपके साथ वक्त बिताने के बाद अब ऐसा लग रहा है कि मैं हर रोज़ बस आपके साथ वक्त बिताता रहूं। अब एक पल की भी दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही। आपको बस अपना बनाना चाहता हूं। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं आपसे जल्द से जल्द शादी करना चाहता हूं। रूमानी की नज़र अब वंशज पर चली जाती है। वंशज भी रूमानी को ही देखता रहता है। एक पल के लिए दोनों अपनी नज़रों में गुम हो जाते हैं। फिर अचानक ही रूमानी कहती है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये कहते हुए रूमानी के चेहरे पर एक अलग ही इमोशंस दिख रहे थे जो वंशज साफ देख पा रहा था। रूमानी वंशज से नज़रें हटाकर पीयूष को देखते हुए कहती है, मैं आपकी बनने के लिए तैयार हूँ।
ये सुनकर पीयूष के होठों पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वहीं पीयूष के माँ पापा भी ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। सिंघानिया परिवार भी रूमानी के जवाब से बहुत खुश थे। वंशज स्टेज को पीट करके वहाँ से चला जाता है। वंशज बैठा चांद को बड़े गौर से देख रहा था, जैसे वो चांद में किसी को ढूंढने की कोशिश कर रहा हो। तभी रूहान आकर वंशज के पास बैठ जाता है। वंशज एक नज़र रूहान को देख फिर से चांद को देखने लगता है। रूहान भी चांद को देखने लगता है। काफ़ी देर तक दोनों के बीच एकदम खामोशी रहती है। फिर वंशज एकटक चांद को देखते हुए कहता है, क्या तुझे कभी ऐसा लगा कि रूमा के अंदर मेरे लिए कोई फीलिंग्स हैं? रूहान की नज़र अब वंशज पर चली जाती है। वो थोड़ी असमंजस से कहता है, तू ऐसा क्यों पूछ रहा है? वंशज थोड़ी परेशानी भरी आवाज़ में जवाब देता है, पता नहीं यार, पहले तो मैंने आज तक उसकी आंखों में कुछ नहीं देखा था, लेकिन आज जब मैं उससे सवाल कर रहा था कि वो इस रिश्ते से खुश है या नहीं, तो मैंने उसकी आंखों में तड़प, गुस्सा, नाराज़गी सब कुछ एक साथ देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझसे, या यूं कहे कि हम सबसे कुछ छिपा रही है। रूहान वंशज की बातों को बहुत ध्यान से सुन रहा था। सच तो यही था कि रूमानी हमेशा खुश रहती थी और उसे देख ऐसा बिल्कुल नहीं लगता था कि वो किसी चीज़ से बहुत डिस्टर्ब है। वंशज अब रूहान को देखकर कहता है, हमारे बीच बचपन से हमेशा बहस होती रहती थी, लेकिन जब से सिया मेरे करीब आई तब से रूमा मुझसे दूर हो गई। इस बात का रियलाइज़ मुझे आज हुआ। उस वक्त मैंने इस बात पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया था। सिया ने जब मेरे रिजेक्ट करने पर सुसाइड किया तो मैं होश खो बैठा था। मुझे होश में लाने वाली रूमा थी। ये मुझे आज याद आ रहा है। जब से सिया मेरी ज़िंदगी में आई थी तब से रूमा मुझसे बहस से ज़्यादा गुस्सा करती थी। ये बात मैं आज गौर कर रहा हूँ। वंशज की बातों को समझकर रूहान तुरंत कहता है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि रूमा सच में तुमसे प्यार करती हो और किसी रीज़न से वो कभी कह नहीं पाई। वंशज एकदम से खड़ा होकर कहता है, पता नहीं यार, जब पीयूष ने उसे शादी के लिए प्रपोज किया तो उसकी आंखों में मैंने दर्द देखा। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर वो खुश नहीं है तो फिर उसने पीयूष को हाँ क्यों बोला। आंटी या दादी ने तो उससे ज़बरदस्ती नहीं की। आखिर वो करना क्या चाहती है? रूहान वंशज की बातों को सुनकर वैसा ही बैठा वंशज की पीठ को देखते हुए सीधा सवाल करता है, क्या तू रूमा से प्यार करता है? रूहान के सवाल पर वंशज बिल्कुल शांति से खड़ा था। ये देखकर रूहान हल्का मुस्कुराते हुए उठकर खड़ा होता है और वंशज के पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता हुआ, क्या हुआ, जवाब नहीं है? वंशज सपाट से जवाब देता है, मेरे अंदर फीलिंग्स नाम की कोई चीज़ ही नहीं है यार। प्यार क्या होता है, कैसे होता है, मुझे बिल्कुल नहीं पता। तुझे याद है सिया ने जब मुझे प्रपोज किया तो मैंने उसे हाँ कह दिया था, क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। मैंने उसे आई लव यू भी कहा था, यहाँ तक कि मैंने उससे इंगेजमेंट भी कर ली और हम लोग शादी भी करने वाले थे। लेकिन जब मैं कपल्स को देखता था कि वो एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते थे, लेकिन सिया और मेरे बीच ऐसा कुछ नहीं था। इनफैक्ट बीतते वक्त के साथ तो वो मुझे बहुत इरिटेटिंग लगने लगी थी। वही बकवास बातें, वही रोज़ का आई लव यू, आई मिस यू। सच में ये शब्द मुझे जहर जैसे लगने लगे थे। बोलते हुए वंशज चुप हो जाता है। रूहान बस वंशज को देखता रहता है। वंशज रूहान की तरफ मुड़कर उसे देखते हुए, मैं मानता हूँ कि मैं रूमा को बहुत मिस करता हूँ। उसे हर पल खुश देखना चाहता हूँ, हमेशा अपनी आंखों के सामने देखना चाहता हूँ। और एक अजीब सी फीलिंग मैंने आज महसूस की, मैं उसे किसी और के साथ नहीं देख सकता। बोलते हुए वंशज एकदम से रुक जाता है। उसके चेहरे पर एक अजीब सा दर्द उभरने लगता है। अगले ही पल वो फिर से कहता है, मैं उसे किसी और का होता हुआ नहीं देख सकता। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये फीलिंग कब तक रहेगी? 1 साल, 2 साल या 5 साल? फिर अगर ये फीलिंग ख़त्म हो गई तो? इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं सही नहीं हूँ उसके लिए। पीयूष रूमा को बहुत अच्छे से रखेगा। इतना बोलते हुए वंशज एकदम से बात पलटते हुए कहता है, छोड़ यार अब ये बातें, ये बता भाभी की कंडीशन क्या है? वंशज की बात पलटने पर भी रूहान कुछ नहीं कहता, क्योंकि वो जानता था जितना वंशज को समझाना था वो पहले ही कर चुका था। और ज़्यादा ज़बरदस्ती करेगा तो ये गलत हो सकता है। इसीलिए वो मुस्कुराते हुए कहता है, पहले से बेहतर है, पर रात को सोते हुए रोती है। मुझे लगता है शायद सपने में भी वो भैरव को याद करती है, पर बहुत जल्द मैं उसे नॉर्मल कर दूंगा अपने प्यार से। रूहान की बात से वंशज मुस्कुरा उठता है। वंशज रूहान को अविश्वास से देखकर कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तू कभी किसी से प्यार कर पाएगा। काफ़ी बदल गया है तू। और हैरानी की बात तो ये है कि जिसकी वजह से तू प्यार से नफरत करता था, उसी की बहन से तुझे प्यार हो गया। बट जो भी हो यार, भाभी बहुत क्यूट और इनोसेंट है। मुझे तो वो बिल्कुल बच्ची लगती है। कहते हुए वंशज के होठों पर प्यारी सी मुस्कान थी। रूहान के होठों पर भी मुस्कुराहट आ जाती है। वंशज अपने फ़ोन को निकालकर
ठीक है, मॉम ने मैसेज किया है, अब मैं चलता हूँ और तू भी जा, भाभी तेरा वेट कर रही होगी। वंशज के इतना बोलते ही रूहानी की आवाज़ आती है। वंशज और रूहान रूहानी को देखते हैं। रूहानी दोनों के पास आकर कहती है, वंश, तंश को ज़रूरी मीटिंग थी तो वो चला गया, उसने कहा है कि मैं तुम्हारे साथ जाऊँ। वंशज मुस्कुराते हुए जवाब देता है, हाँ तो चलिए ना भाभी। इतना कहते हुए वंशज रूहानी की गोद से रूही को लेकर, ओ माई प्रिंसेस, भाभी सीरियसली ये ना बिल्कुल आप पर गई है, वेरी क्यूट, कहते हुए वंशज रूही की नाक पर टैप करता है। रूहानी मुस्कुरा देती है और रूहान से गले लगकर, ठीक है रूहान, अब मैं चलती हूँ। रूहान जवाब में ओके दी कहता है। वंशज रूही से बात करते हुए जाने लगता है, वहीं रूहानी भी उसके साथ चलने लगती है। रूहान वंशज को देखकर मुस्कुराते हुए धीरे से कहता है, डफर। कुछ देर बाद रूहान भी अपने कमरे में जाता है। कमरे में जाकर देखता है जहाँ स्वरा एकटक भैरव की तस्वीर को देख रही थी और बहुत प्यार से छू रही थी। रूहान आगे बढ़कर स्वरा के सामने बैठ जाता है। स्वरा सिर उठाकर देखती है। रूहान स्वरा को देख मुस्कुराने लगता है। स्वरा फोटो को साइड टेबल पर रखकर सीधे रूहान के गले लग जाती है। रूहान स्वरा की पीठ को सहलाते हुए कहता है, नींद आ रही है? स्वरा धीरे से हाँ में जवाब देती है। रूहान स्वरा को अलग करके बेड पर लिटाता है और ख़ुद भी उसके पास लेट जाता है। स्वरा रूहान के सीने में अपना चेहरा छुपा लेती है। रूहान धीरे धीरे स्वरा के बालों पर हाथ मूव करते हुए सहलाने लगता है। कुछ वक्त के पार होने के बाद स्वरा सो जाती है। रूहान एकटक स्वरा के चेहरे को देखता है, फिर धीरे से स्वरा के होंठों को चूमकर पीछे हट जाता है और उसे बाहों में भर लेता है। दिन ऐसे ही बीतते चले जाते हैं। आदित्य और काव्या के बीच हमेशा काव्या की बचकानी हरकतें होती रहती हैं। आदित्य भी अपनी क्यूट वाइफी के सामने सिर झुका लेता है। अर्जुन और प्रीत शिमला में वक्त बिताने के लिए चले गए। ध्रुव अब तक घर नहीं लौटा था। श्रेष्ठा इतनी ज़्यादा हर्ट हो चुकी थी कि उसके लिए संभलना तक मुश्किल होता जा रहा था। ये बात पता चलना कि एक कोख से पैदा हुई अपनी दी ने उसे बेचा है, ये उसके लिए बहुत ही दर्द भरा था। उसका दिल टूट चुका था, वो खुद टूट चुकी थी। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि उसके पति ने ही उसे खरीदा। वहीं अनुराग और सपना बच्चे को लेकर कहीं ज़्यादा एक्साइटेड थे। उन्होंने अभी से सारी तैयारियां कर ली थी। बच्चे की हर एक ज़रूरत का सामान की शॉपिंग करते। पीयूष और रूमानी हमेशा वक्त बिताने लगे थे। वहीं वंशज अपने दिल के हाल समझने में व्यस्त था। बस उसे फीलिंग खत्म होने का डर लगा रहता था। शराब काफ़ी हद तक नॉर्मल होने लगी थी। हर किसी से बात करती थी, लेकिन मुस्कुराना और हंसना जैसे उससे छीन लिया हो। राठौर विला में नीलिमा कमरे में अरुणी देवी के साथ उपस्थित थी। अरुणी देवी ने जो सवाल किया था वो उसके जवाब में कहती हैं, माँ, जैसा आप कह रही हैं अनुष्का का क्या हुआ ये हमें भी नहीं पता। बेशक विश, मैं और अनुष्का दोस्त थे, लेकिन विश और अनुष्का काफ़ी करीब थे। वो अक्सर चीज़ें हमसे छुपाया करती थी। एक बात अजीब ये थी कि जब आदि विश की कोख में थे, उस वक्त विश किसी बात से लेकर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी। मैंने उससे पूछने की कोशिश की, लेकिन उसने जवाब में एक उलझन हमें दी। विश ने कहा कि प्यार प्यार होता है और दोस्ती दोस्ती होती है। अगर दोस्ती जहर बनने लगे तो मैं प्यार को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। इस बात का क्या मतलब है, मैं आज तक समझ नहीं पाई। मैं काफ़ी बार अनुष्का से भी मिली थी, लेकिन अनुष्का अजीब हरकत करने लगी थी। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था और जब विश का 9 महीने चल रहे थे तभी अनुष्का कहीं गायब हो गई। मैंने कई बार उससे कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन हो ही नहीं पाया। नीलिमा की बातों को सुनकर अरुणी देवी गहराई से सोचने लगती हैं। इधर विशाखा अपने और अनुष्का की तस्वीर को जलाते हुए कहती है, बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने। मेरे प्यार पर नज़र नहीं डालनी चाहिए थी। न तुम मेरे प्यार पर नज़र डालती और ना ही मैं तुम्हें मारती, और ना ही मेरी गलती की सज़ा मेरे आदि को मिलती। सज़ा ऐसी मिली कि मैं अपने बच्चे को कोख से बाहर निकालते ही छू ना सकी, ना गोद में ले सकी, ना ही उसे दूध पिला पाई। सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। अनुष्का की तस्वीर जल चुकी थी। विशाखा अपनी अकेली तस्वीर को देखकर दर्द से भर जाती हैं। इधर काव्या श्रेष्ठा के कमरे में जाती है और एक प्लेट लेकर श्रेष्ठा के सामने बैठ जाती है। श्रेष्ठा काव्या को देखकर, क्या हुआ काव्या? काव्या मुस्कुराते हुए कहती है, मिस्टर हस्बैंड मेरे लिए मसूरी से ये आम लाए हैं, तो सोचा मैं तुम्हारे साथ शेयर कर लूँ। वैसे मैंने अनुराग को दिए, सपना को देने के लिए, पर तुम्हारे साथ मैं बैठकर खाना चाहती थी। काव्या जवाब देते हुए सारे आम को पीसीस में काट लेती है। वहीं श्रेष्ठा बस उसे देखती रहती है। काव्या आम का एक पीस उठाते हुए खाते हुए कहती है, खाओ, बहुत मीठा है। श्रेष्ठा मुस्कुराते हुए एक पीस उठाकर खाने लगती है। खाते ही उसके मुंह से निकलता है, यार ये तो सच में बहुत मीठा है। वैसे अभी तो आम के फलने में वक्त है, फिर ये आदित्य को ये आम कहाँ से मिल गए? काव्या आम का एक और पीस उठाकर खाते हुए कहती है, वो मसूरी में मेरे अंकल हैं ना,
उनके बगीचे में ये आम वक्त से पहले ही फल जाते हैं। मैं जब वहाँ रहती थी तब मैं हमेशा ये खाने जाया करती थी। तुम्हें पता है, अंकल सबसे पहले मुझे ही खाने को देते थे, उसके बाद अपने घर वालों को। कहते हुए काव्या हंसने लगती है। काव्या की बातों को सुनकर श्रेष्ठा बस मुस्कुरा देती है, फिर कुछ सोचते हुए कहती है, तुम बहुत लकी हो काव्या। तुम्हारे मॉम डैड और तुमसे जुड़े मसूरी के लोग हमेशा तुमसे प्यार करते थे, और अब तुम्हें इतना ज़्यादा प्यार करने वाला हस्बैंड भी मिला है, और साथ ही उसका परिवार भी। काव्या खाते हुए कुछ सोचकर कहती है, हाँ ये बात तो सही है, और सिर्फ मैं ही नहीं, तुम भी तो लकी हो। मिस्टर हीरो कितना प्यार करते हैं तुमसे। वैसे मिस्टर हीरो हैं कहाँ? बहुत दिनों से दिखाई नहीं दे रहे। ध्रुव का जिक्र होते ही श्रेष्ठा एकदम से नाराज़गी दिखाते हुए कहती है, मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं करनी। काव्या खाते हुए एकदम से रुक जाती है और श्रेष्ठा को देखने लगती है, फिर उसकी नाराज़गी को भांपते हुए कहती है, ऐसा क्या कर दिया उन्होंने जो तुम उनके बारे में बात तक नहीं करना चाहती? श्रेष्ठा ड्रॉर से फाइल निकालकर काव्या को देते हुए कहती है, खुद देख लो तुम्हारे मिस्टर हीरो मुझसे कितना प्यार करते हैं। ये सब कुछ बोलते हुए श्रेष्ठा के चेहरे पर नाराज़गी और दर्द साथ में दिख रहे थे। काव्या आम को प्लेट में रखकर टिश्यू पेपर से अपने हाथ पोंछती है, फिर फाइल खोलकर देखती है। फाइल को देखकर काव्या के भाव एकदम से बदल जाते हैं। श्रेष्ठा काव्या को देखकर कहती है, मैं उसके लिए बस एक खरीदा हुआ सामान हूँ जो वो जब चाहे यूज़ कर सकता है। काव्या फाइल को पलटकर एकदम से कहती है, ये फाइल झूठी है, मिस्टर हीरो कभी ऐसा नहीं कर सकते। और श्रेष्ठा, तुम इन कागज़ों में लिखी बातों पर कैसे बिलीव कर सकती हो? श्रेष्ठा फाइल को दिखाते हुए कहती है, तुम्हें यह दिख नहीं रहा? ये कोर्ट ने फाइनल किया है कि श्रेया त्रिपाठी ने 1 करोड़ में मुझे ध्रुव सूर्यवंशी को बेचा है। साफ साफ तो लिखा है, और ये कोई नकली पेपर्स नहीं है, मैंने खुद कंफर्म किया है। काव्या श्रेष्ठा को समझाते हुए कहती है, तो क्या तुम्हें मिस्टर हीरो से ज़्यादा इन कागज़ों पर विश्वास है? तुम दोनों को साथ रहते हुए 2 साल हो गए। क्या तुम्हें मिस्टर हीरो के अंदर तुम्हारे लिए क्या फीलिंग है आज तक महसूस नहीं किया? अगर तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा तो अपने दिल से ही पूछ लो, क्या तुम्हारा प्यार ऐसा कर सकता है? दिल सही सही जवाब दे देगा, वो कभी झूठ नहीं बोलता। श्रेष्ठा बिल्कुल चुप रह जाती है। काव्या आगे कहती है, देखो श्रेष्ठा, कुछ दिनों में हमारा 9 मंथ स्टार्ट होने वाला है। इन दिनों हमें अपने पार्टनर की बहुत ज़रूरत होती है। अगर तुम दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उन्हें एक दूसरे से बात करके सॉल्व करो। उनसे पूछो कि आखिर सच्चाई क्या है। ऐसे नाराज़गी और गुस्से से बस रिश्ते बर्बाद होते हैं। मैंने भी तो ऐसी गलती कर दी थी, मिस्टर हस्बैंड पर विश्वास ना करके। पर प्लीज़ तुम ऐसा मत करना। मिस्टर हीरो को मैं बहुत पहले से जानती हूँ, इसीलिए मुझे उन पर पूरा भरोसा है। भले ही वो माफिया से कनेक्टेड है, लेकिन रिश्तों के मामले में हमेशा एक नॉर्मल इंसान की तरह रिश्तों को अहमियत देते हैं। इतना बोलते हुए फिर से काव्या खाने लगती है, लेकिन अब भी उसकी नज़र श्रेष्ठा पर ठहरी हुई थी। श्रेष्ठा अब काव्या की बातों को सोचकर बहुत ज़्यादा कहीं गुम हो जाती है। इधर सपना लैपटॉप पर बेबी का कुछ सामान देख रही थी, वहीं अनुराग अपने ऑफिस के काम करने में बिजी था। सपना लैपटॉप पर देखते हुए कहती है, आई थिंक ये बेबी के लिए बेस्ट होगा। फिर अनुराग को देखकर, आपको क्या लगता है? अनुराग काम में बिजी होकर ही जवाब देता है, सपना तुम जो भी चॉइस करोगी वही बेस्ट है। जैसे अपने हस्बैंड को ही देख लो, तुमने जिसे चॉइस किया वो कितना बेस्ट है। अनुराग को खुद की तारीफ करता देख सपना की भौहें चढ़ जाती हैं। सपना अपने हाथ बांधे कहती है, मिस्टर अनुराग सिंघानिया, आपको नहीं लगता आप हद से ज़्यादा ही खुद की तारीफ करते हैं? अनुराग जवाब देता है, बेशक मिसेस सपना, मैं तारीफ के काबिल हूँ, इसीलिए अपनी तारीफ करता हूँ। सपना अनुराग का मजाक उड़ाते हुए कहती है, ऐसा होता तो आप अपने से खुद की तारीफ नहीं करते, बल्कि दूसरे आपके सामने आपकी तारीफ करते। लेकिन आज तक तो मैंने आपकी तारीफ करते हुए किसी को भी नहीं सुना। अनुराग के कीबोर्ड पर चलते हाथ एकदम से रुक जाते हैं। वो सिर उठाकर सपना को देखता है, जो मजाकिया अंदाज में मुस्कुरा रही थी। अनुराग लैपटॉप बंद करके एकटक सपना को देखते हुए उसकी ओर बढ़ने लगता है। सपना अनुराग को आते देख हड़बड़ा सी जाती है और अटक अटक कर कहती है, वो आप, मैं तो बस। अनुराग सपना के एकदम करीब जाकर उसके चेहरे की ओर झुकने लगता है। सपना पीछे हटने लगती है। दोनों की नज़र बस एक दूसरे की आंखों में थी। झुकते झुकते सपना बेड पर लेट जाती है और कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। अनुराग अपने दोनों हाथ बेड पर टिकाए बस सपना की ओर झुके जा रहा था। सपना को अपने चेहरे में अनुराग की सांसें महसूस हो रही थी, जिससे उसकी धड़कन बहुत तेज आवाज़ कर रही थी। अनुराग सपना के कान में धीरे से कहता है, तुम्हारी यही अदा मुझे कंट्रोल से बाहर कर देती है। बोलकर अनुराग सपना के कान में किस करता है, फिर बेड पर रखा फ़ोन उठाकर पीछे हटकर सोफे की ओर बढ़ जाता है। सपना धीरे से अपनी आंखें खोलती है, फिर अनुराग को सोफे पर बैठा
फ़ोन पर किसी से बात करते देख उठकर बैठ जाती है और अपने सिर पर चपाट मारकर धीरे से कहती है, तू भी ना सपना क्या क्या एक्सपेक्ट कर लेती है। फिर अपनी हरकतों को याद करके खुद में ही मुस्कुराने लगती है। इधर रूमानी होटल में बैठी थी। उसके सामने खाने का ऑर्डर आ चुका था और पीयूष बाहर फ़ोन पर बात कर रहा था। रूमानी पीयूष के आने का इंतज़ार करते हुए बस उसे देखे जा रही थी। कुछ देर में पीयूष कॉल कट करके वापस आता है, फिर अपने कान पकड़कर कहता है, ओह आई एम सॉरी अनी, कुछ ज़्यादा ही वेट करवा दिया। रूमानी मुस्कुराते हुए जवाब देती है, कोई बात नहीं, वैसे भी इतने काम होने के बावजूद आप मेरे लिए इतना वक्त निकालते हैं। पीयूष फ़ोन को स्विच ऑफ करके अपनी पॉकेट में रखकर रूमानी के सामने बैठकर कहता है, मैं तो आपके लिए ये जहां छोड़ दूं। ऑफिस का काम तो छोटी सी बात है। वैसे मैं सोच रहा था कि शादी की शॉपिंग हम अभी से स्टार्ट कर लेते हैं, वैसे भी ज़्यादा वक्त नहीं है हमारे पास। इतना बोलते हुए पीयूष रूमानी को खाने का इशारा करता है। रूमानी खाते हुए पीयूष को एकटक देखने लगती है। अचानक ही पीयूष रूमानी को देखता है तो रूमानी उससे नज़रें हटाए खाने लगती है। पीयूष रूमानी को ऐसा करते देख सवाल करता है, क्या हुआ, आप मुझे इस तरह से क्यों देख रही हैं? रूमानी खाते हुए कहती है, मैं ये सोच रही थी कि अगर मैंने बीच में आपको शादी करने के लिए मना कर दिया तो। ये सुनते ही पीयूष के खाते हुए हाथ रुक जाते हैं। रूमानी भी ये देख लेती है। कुछ वक्त बाद पीयूष अपने हाथ को टिश्यू पेपर से पोंछ कर कहता है, ये तो आपकी मर्जी है, आप मेरे साथ ज़िंदगी बिताना चाहती हैं या नहीं, पर एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर मेरी ज़िंदगी में आप नहीं तो कोई नहीं। अगर आप मुझसे शादी करने के लिए इनकार करेंगी तो ज़िंदगी भर हम शादी नहीं करेंगे, हम आपकी जगह किसी को कभी नहीं देंगे। रूमानी एकटक उसे देखने लगती है। तभी अचानक से पीयूष उठकर कहता है, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग याद आ गई, मैं चलता हूँ, मेरा ड्राइवर आपको घर पहुँचा देगा। पीयूष जाने लगता है कि रूमानी एकदम से उसका हाथ पकड़ लेती है। पीयूष के बढ़ते कदम रुक जाते हैं। रूमानी पीयूष की पीठ को देखते हुए कहती है, आपको बुरा लगा? इस पर पीयूष कोई जवाब नहीं देता। रूमानी चम्मच को साइड में रखकर पीयूष के सामने खड़ी हो जाती है और उसके हाथ को अपने दोनों हाथों से थामकर उसकी आंखों में देखकर कहती है, हमारा आपसे वादा है, हम आपको बिल्कुल इनकार नहीं करेंगे, हम आपसे ही शादी करेंगे। इतना बोलते ही रूमानी पीयूष के गले लग जाती है। पीयूष मुस्कुराते हुए रूमानी को कसकर गले लगा लेता है। होटल में बैठे सभी लोगों की नज़र उन दोनों पर थी। उसमें से एक वंशज भी था जो होटल के मीटिंग रूम से अभी अभी निकला था। उन दोनों को साथ देकर अचानक ही वंशज को अपने दिल में कुछ चुभने लगता है जो काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक था। पीयूष और रोमानी होटल से निकलकर कार में बैठ जाते हैं। वंशज बस खड़ा हुआ उन्हें देखता रहता है। कार के जाते ही वंशज भी कार में बैठ जाता है और कार की स्पीड बढ़ाकर चला जाता है। सारा दिन वक्त बिताने के बाद रोहान सरा को एक जगह लेकर जाता है जहाँ चारों तरफ गिने चुने ही लोग थे। एक छोटा सा ठहरने की जगह जहाँ रहने के लिए टेंट जैसा बनाया गया था। टेंट के बाहर एक बहुत ही खूबसूरत डाइनिंग सेट लगा था। सरा को ये सब कुछ देखकर जैसे एक सुकून मिलता है। उसके होंठों पर ना दिखने वाली मुस्कान थी, लेकिन रोहान सरा के छुपे मुस्कुराहट को महसूस कर लेता है। रोहान सरा का हाथ पकड़कर उसे चेयर पर बैठाकर खुद उसके सामने बैठ जाता है। सरा खाने को देखकर हैरानी से रोहान को देखती है। रोहान मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जाना है मैंने सुना, तुम्हारी फेवरेट डिश उनमें से एक है। सरा बस रोहान की आंखों में देखने लगती है, फिर उठकर रोहान के पास आकर उसकी गोद में बैठ जाती है। रोहान एकटक सरा को देखने लगता है। सरा रोहान के गालों पर हाथ रखकर सहलाने लगती है। सरा रोहान की आंखों में एकटक देखते हुए कहती है, बचपन से बहुत कुछ खोया है मैंने। पहले मम्मी पापा, पाखी दी, त्रेया दी और अब भैया को खो दिया, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं खोना चाहती। इस बार अगर मैंने तुम्हें खो दिया तो खुद के हाथों से अपनी जान ले लूँगी। प्लीज़ मुझे छोड़कर कभी मत जाना। रोहान सरा के हाथ को थामकर उसके सिर से अपना सिर जोड़कर कहता है, मैं सांसें लेना छोड़ दूंगा पर तुम्हें कभी नहीं। मैं तुम्हारे बिना जी ही नहीं पाऊंगा। मेरी सुबह तुमसे होकर शुरू होती है, रात तुम पर ख़त्म हो जाएगी। दोनों के चेहरे एक दूसरे के बहुत करीब थे। रोहान की नज़र सरा की आंखों से होकर होंठों पर चली जाती है। सरा को भी एहसास हो जाता है। रोहान बस उसके होंठों को देखते रहता है। तभी अचानक सरा आगे बढ़कर रोहान के होंठों पर अपने होंठ रख लेती है। सरा के इस एक्शन से रोहान कुछ पल के लिए हैरान रह जाता है। फिर वो भी अपने एक हाथ सरा की कमर पर रखकर कस लेता है और दूसरे हाथ से पीछे सरा की गर्दन पकड़कर किस करने लगता है। दोनों के होंठ एक दूसरे में उलझ जाते हैं। दोनों की आंखें बंद थीं। दोनों अपने होंठ पर होंठ को महसूस कर रहे थे।
धीरे धीरे रोहान स्वरा को पैशनेटली किस करने लगता है। स्वरा की सांसें अब उखड़ने लगती हैं। ये एहसास होते ही रोहान स्वरा के होंठों को छोड़ देता है। स्वरा लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। स्वरा की सांसें जब नॉर्मल होती हैं तो रोहान फिर एक बार स्वरा के होंठों पर कब्जा कर लेता है। कुछ देर बाद रोहान स्वरा को छोड़ देता है। रोहान और स्वरा अब एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। रोहान स्वरा से नज़र हटाकर स्वरा को डिशेस खिलाने लगता है। स्वरा भी रोहान को खिलाने लगती है। कुछ पल में दोनों टेंट के अंदर चले जाते हैं और एक दूसरे को बाहों में भरकर सो जाते हैं। इधर काव्या के समझाने के बाद श्रेष्ठा काफ़ी ज़्यादा परेशान होकर अपने फ़ोन को देख रही थी। उससे हिम्मत ही नहीं हो रही थी ध्रुव को कॉल करने की। काफ़ी देर बाद श्रेष्ठा फ़ोन उठाकर ध्रुव का नंबर निकालती है। वो डायल करने ही वाली होती है कि फिर एक बार उसके हाथ रुक जाते हैं। वो फ़ोन को पटक कर कुछ सोचने लगती है। फिर आखिर में वो झट से फ़ोन उठाकर सीधे ध्रुव को डायल कर देती है। रिंग होने के साथ श्रेष्ठा के दिल की धड़कन बढ़ने लगती है। आखिर में उधर से कॉल रिसीव होता है और एक हड़बड़ाहट सी आवाज़ आती है। थैंक गॉड भाभी आपने कॉल किया। पता नहीं ध्रुव को क्या हुआ है। श्रेष्ठा घबराते हुए, मयंक तुम? क्या हुआ है ध्रुव को और कहाँ है वो? मयंक परेशानी भरी आवाज़ में कहता है, भाभी मैं आपको एक एड्रेस सेंड कर रहा हूँ, आप जल्दी से आ जाइए। अब मैं इसे बिल्कुल नहीं समझा सकता। श्रेष्ठा घबराते हुए हाँ में जवाब देकर जल्दी से कमरे से निकल जाती है। श्रेष्ठा इतना ज़्यादा घबराई हुई थी कि उसे याद ही नहीं रहा कि उसके पेट में बच्चा है। वो बस तेज़ कदमों से चली जा रही थी। तभी अचानक उसका पैर फंस जाता है और वो गिरने वाली होती है कि तभी दो मजबूत हाथ उसे संभाल लेते हैं। श्रेष्ठा डर से आंखें बंद की हुई थी। फिर वो धीरे धीरे आंखें खोलकर देखती है तो यह आदित्य था जिसने उसे संभाल रखा था। आदित्य श्रेष्ठा को सही से खड़ा करके जाने लगता है। तभी श्रेष्ठा उसे देखकर कहती है, थैंक यू आदित्य। आदित्य रुककर बिना मुड़े जवाब देता है, संभल कर चला करो। इतना बोलते ही वो चला जाता है। श्रेष्ठा कुछ पल आदित्य को देखती है फिर बाहर निकल जाती है। आदित्य कमरे में पहुंचकर देखता है जहां काव्या अपने लैपटॉप पर काम करने में बिजी थी। आदित्य कुछ पल काव्या को देखता है फिर ग्लास का पानी उसकी ओर कर देता है। काव्या बिना देखे पानी लेकर पीती है फिर आदित्य को दे देती है। आदित्य ग्लास टेबल पर रखकर बेड पर बैठ जाता है। काव्या लगातार काम किए जा रही थी। कुछ देर बाद काव्या लैपटॉप को बंद करके, ओह गॉड शुक्र है कि हो गया। काव्या की नज़र अब आदित्य पर चली जाती है तो वो तुरंत सवाल करती है, आप कब आए? आदित्य काव्या की ओर मुड़कर उसके गाल पर हाथ रखकर झुककर माथे को चूम लेता है और कहता है, तुम बहुत बिजी थी वाइफी। फिर थोड़ा रुककर, डिनर कर लिया? काव्या जल्दी से हाँ में सिर हिलाते हुए, हाँ कर लिया। बहुत भूख लगी थी तो मैं सोचती हूँ कि आपके साथ डिनर करूँगी, लेकिन हमारे ये ट्विंस बेबी करने ही नहीं देते। आदित्य काव्या की पेट पर हाथ फेरते हुए झुककर धीरे से चूम लेता है फिर काव्या को देखकर कहता है, इट्स ओके वाइफी। फिर काव्या के हाथ को थामकर, वाइफी 4-5 दिन में तुम्हारे 9 मंथ स्टार्ट हो जाएंगे, तो प्लीज़ फ़िलहाल तुम अपने ऑफिस के काम को ड्रॉप कर दो। मैं थोड़ा भी रिस्क नहीं लेना चाहता। वैसे भी ट्विंस हैं, एक बेबी होने में भी 57 डेज़, मतलब एक साथ 20 हड्डियों के टूटने जैसा दर्द होता है। 2 बेबी में पता नहीं तुम्हें कितना दर्द होगा। मैं तो ये सोच कर ही घबरा जाता हूँ। काव्या आदित्य के हाथ के ऊपर अपने हाथ रखकर उसकी आंखों में देखकर कहती है, मुझे पता है आप कितना ज़्यादा घबरा रहे हैं, यह आपके चेहरे पर साफ दिखता है, पर यह भी तो सोचिए, इस दर्द की वजह से ही हम अपनी एक कंप्लीट फैमिली देख पाएंगे। हम दोनों के प्यार की निशानी हमारे हाथों में होगी। और वैसे भी मैं आपकी वाइफी हूँ, आदित्य सिंघानिया की वाइफी, जिसके लिए ये दर्द कुछ भी नहीं है। कहते हुए काव्या मुस्कुरा देती है। आदित्य काव्या के मुस्कुराते हुए चेहरे को देखकर कहता है, आई लव यू वाइफी। काव्या मुस्कुराते हुए आदित्य के गले लगकर जवाब देती है, आई लव यू सो मच मिस्टर हस्बैंड। इधर श्रेष्ठा एक होटल रूम का दरवाज़ा खोलती है तो पाती है कि कमरे में बहुत सारा सामान बिखरा पड़ा था। शराब की बहुत सारी खाली बोतलें फैली हुई थी। ध्रुव ज़मीन पर बैठ ड्रिंक कर रहा था और मयंक उसे पीने से लगातार मना किए जा रहा था। श्रेष्ठा अपने पेट पर हाथ रखकर धीरे धीरे अंदर जाने लगती है। ध्रुव मयंक को धक्का देकर नशे में कहता है, मैंने कहा ना यहाँ से जा, तुझे समझ नहीं आ रहा। इतना बोलते ही बोतल अपने मुंह पर लगाए पीने लगता है। मयंक आगे बढ़कर, ध्रुव ये तू क्या किए जा रहा है? बोलते हुए मयंक रुक जाता है। उसकी नज़र श्रेष्ठा पर चली जाती है। श्रेष्ठा को देखते ही मयंक उठकर श्रेष्ठा के पास जाकर कहता है, भाभी आप देख रही हैं ये मेरा पागल दोस्त क्या कर रहा है? 2-3 हफ्तों से बस नशे में डूबा हुआ है। पूछने पर बस एक ही जवाब दे रहा है, आई एम ब्रोक। श्रेष्ठा एकटक ध्रुव को देख रही थी, फिर वो मयंक को जाने का इशारा करती है। मयंक कमरे से निकलकर दरवाज़ा बंद कर देता है। श्रेष्ठा ध्रुव के पास आकर खड़ी हो जाती है। ध्रुव सिर उठाकर ऊपर देखता है। श्रेष्ठा गुस्से भरी आवाज़ में,
ध्रुव, ये सब क्या है? ध्रुव एक शब्द बेबी बोलकर लड़खड़ाते हुए उठकर खड़ा होता है। वो खुद को संभालने के लिए श्रेष्ठा के दोनों कंधों को पकड़ लेता है। श्रेष्ठा घूरकर उसके हाथों को देखती है। ध्रुव तुरंत श्रेष्ठा के कंधे से हाथ हटाता है, जिससे वो खुद को संभाल नहीं पाता और सीधा बेड पर पीठ के बल गिरकर लेट जाता है। ध्रुव ने इतनी ज़्यादा ड्रिंक करके रखी हुई थी कि वो खड़ा तक नहीं हो पा रहा था। ध्रुव की हालत देखकर श्रेष्ठा को इतना गुस्सा आ रहा था कि वो अभी उसकी जान ले ले। श्रेष्ठा गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है, मैंने तुम्हें ड्रिंक करने से मना किया था ना, तो फिर ये सब क्या है? ध्रुव उठने की कोशिश करते हुए लड़खड़ाती जुबान से, बेबी मैं खुद को रोक नहीं पाया, कहते हुए फिर एक बार बेड पर गिर जाता है। ध्रुव से उठा ही नहीं जा रहा था, फिर भी वो कोशिश किए जा रहा था। श्रेष्ठा इरिटेट होकर उसका हाथ पकड़कर कहती है, इतनी पी रखी है कि उठ तक नहीं पा रहे हो, बोलते हुए एकदम से खींचकर बैठा देती है। ध्रुव श्रेष्ठा के दोनों हाथ पकड़कर कहता है, बेबी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं अगली बार से ड्रिंक नहीं करूँगा। फिर अचानक से खींचने वाला होता है कि ध्रुव की नज़र पेट पर पड़ती है। वो जल्दी से खुद को संभाल कर कहता है, नो नो ध्रुव, ऐसा मत करना, होश में आ, बोलते हुए अपने गाल को थपथपाने लगता है। बेबी तुम, बोलते हुए ध्रुव खड़ा होकर श्रेष्ठा को अच्छे से बिठाता है और खुद भी बैठकर कहता है, तुम यहाँ क्यों आई हो? फिर चारों तरफ देखकर श्रेष्ठा को ऊपर से नीचे तक देखकर, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। श्रेष्ठा ध्रुव के हाथ को झटककर गुस्से से कहती है, पहले ये बताओ कि ये क्या हालत बना रखी है तुमने? ध्रुव श्रेष्ठा के चेहरे को देखकर, तुमने कहा कि तुम मुझसे नफरत करती हो, तुम्हें पता है ये बात मुझे सीधे यहाँ लगी है, दिल वाली जगह पर इशारा करके। तुम मुझसे नफरत करो, मैं ये बिल्कुल नहीं सह पाऊँगा, बहुत दर्द हो रहा है मेरे इस दिल में। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने तुमसे हमेशा से प्यार किया, मैंने तुम्हें कोई पैसे से नहीं खरीदा। पता भी है, मैंने जब पहली बार देखा था तब तुम बॉक्सिंग कर रही थी। तुम्हारी फाइट देखकर मैं उसी पल तुम्हारा दीवाना हो गया था। तुम्हें बस अपना बनाने का जुनून सवार था, इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती की थी। मैं करना नहीं चाहता था, लेकिन मेरा जुनून तुम्हें पास देखकर खुद को रोक नहीं पाया। श्रेष्ठा हैरानी से ध्रुव को देखती है। उसे तो लगा था कि ध्रुव से उसकी मुलाकात उसी रात हुई थी, उसी ज़बरदस्ती के साथ, लेकिन ये क्या, ध्रुव तो उसे बहुत पहले देख चुका था, उसका मान चुका था। ध्रुव आगे कहता है, बेबी यू नो, मैंने बचपन से ही मॉम डैड को खो दिया, मुझे तो उनका चेहरा तक याद नहीं। मैं बस गोद में खेल रहा था जब मॉम डैड मुझसे दूर हो गए, बट जिसे मैं अपना सब कुछ मानता था वही मुझे मारना चाहता था। तुम्हें पता भी है मुझे ये जानकर कितनी तकलीफ़ हुई थी। जिस तकलीफ़ को मैंने सहा, मैं नहीं चाहता था कि तुम भी सहो। श्रेया ने तुम्हें बेच दिया ये जानकर तुम पूरी तरह टूट जाती, इसीलिए मैं ये तुम्हें नहीं बताना चाहता था। मुझे खुद रुद्र भाई के मरने के बाद पता चला। बेबी तुम्हें पता है, तुम्हारे चेहरे पर मुझे मॉम की परछाई दिखती है। मैं यही सोचता हूँ कि अगर मॉम होती तो मुझे तुम जैसा ही प्यार करती, बट यू सेड दैट यू हेट मी। शायद मॉम कभी ये नहीं बोलती। श्रेष्ठा झट से ध्रुव को गले लगा लेती है और डांटते हुए कहती है, शट अप, बिल्कुल चुप रहो, कोई नफरत नहीं करती मैं तुमसे। गुस्से में मुंह से निकल गया, आई जस्ट लव यू। ध्रुव अपनी आंखें बंद करके धीरे से कहता है, तुम ही मेरी जिंदगी हो, तुम नहीं तो मेरा कोई अस्तित्व नहीं। थोड़ी देर तक दोनों एक दूसरे के गले लगे रहते हैं। श्रेष्ठा को ध्रुव थोड़ा भारी लगने लगता है। वो थोड़ा अलग होकर देखती है तो ध्रुव सो चुका था। ये देखकर श्रेष्ठा के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। अगली सुबह रूमानी कॉलेज से अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने गई थी। वो बेंच पर बैठ सारे डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से देख रही थी। तभी अचानक उसे कोई उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए दीवार पर सटा देता है। रूमानी सिर उठाकर देखती है और थोड़े गुस्से से कहती है, ये क्या हरकत है वंश? वंशज गुस्से से रूमानी की कमर को कसकर पकड़ते हुए कहता है, तो अब तुम्हें मेरे छूने से भी तकलीफ हो रही है, और पीयूष तुम्हें कहीं छुए तब तो तुम कुछ नहीं बोलती। रूमानी पूरे क्लास पर नज़र डालती है। क्लास खाली था और दरवाज़ा अंदर से बंद था। रूमानी को दूसरी तरफ देखता पाकर वंशज रूमानी के चिन्ह को पकड़कर चेहरा अपनी तरफ करके कहता है, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। रूमानी वंशज को धक्का देकर, होते कौन हो तुम मुझसे ये पूछने वाले कि मैं किसके साथ कैसे रहती हूँ और तुम्हें इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? कोई मुझे कहीं भी छुए तुम्हें उससे क्या? क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? रूमानी ने इतना ही कहा था कि वंशज रूमानी को एकटक देखने लगता है। वहीं रूमानी भी इसकी आंखों में देख रही थी। रूमानी के हाथ हरकत कर रहे थे जैसे वो किसी चीज़ के लिए प्रे कर रही हो। टू बी कंटिन्यूड।